Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर जी, इसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का एनालिसिस किया जा रहा था विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 9th of December 2023. सो जी क्या है आज के जो डॉन है उसके ओपिनियन वाले पेज के अंदर जिस तरह हम रूटीन में करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कवर करेंगे ये वाले 3 एडिटोरियल्स, देन वी मूव फॉरवर्ड और ये वाले 4 जो ओपिनियंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। जैसे 1 2 3 एडिटोरियल्स, 4 5 6 एंड 7 ओपिनियंस। एनालिसिस से मुराद क्या है जी? एनालिसिस से मुराद है कि आपकी जो आइडियाज को मैच्योर किया जाएगा इन ओपिनियंस की डिस्कशन के अंदर। ज़ाहिर है ये जो लिखने वाले हैं दे हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग, डीप एनालिसिस अबाउट डिफरेंट इश्यूज, वो अपना जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम भी इनसे सीखेंगे, इनको एनालिसिस करेंगे और सीएसएस पीएमएस के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे। सो जी कंटिन्यू करते हैं जी। कंटिन्यू करने से पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स अवेलेबल होंगे डिफरेंट किस्म के, जैसे न्यूज़पेपर जो टुडे है उसका, टुडे जो लेक्चर है उसका पीडीएफ लिंक भी होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होगा, वो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स को 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा टाइमलाइन के हिसाब से। एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये काम आपने करना है बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर टीम। कमेंट्स जरूर करने हैं, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड कमेंट्स करके हमें अपनी जो राय है उससे जरूर शेयर करना है कि इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है योर कि आपके आइडियाज जो हैं वो मैच्योर हों, ताकि जब आप कॉम्पिटिटिव्स में एग्जाम्स में बैठें तो वाकई ही आपके जो आइडियाज हैं वो एक ऐसे बच्चे के लेवल के होने चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के काबिल होता है। करंट ग्लोबल इश्यूज जी ये वाले चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, इनकी लिस्ट है, इनको एक दफा आप देख लीजिएगा पॉज करके इस वीडियो को। ये नेशनल इश्यूज हैं जो रनिंग में हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। एंड दैट इज आवर टुडे फर्स्ट एडिटोरियल। बहुत प्यारा लिखा है जी। और जिस दिन एडिटोरियल्स या ओपिनियंस में कोई नई चीजें होती है ना उस दिन हमको भी मजा आता है एक्सप्लेन करने का, और जब रिपीटेड चीजें होती हैं तो आई एम आल्सो गेटिंग बोर्ड। तो आज वाकई ही कुछ चीजें नई भी उसने टच की हैं, जैसे ये वाला ओपिनियन सुनने एडिटोरियल सुनने के बाद आपको भी एक नई चीज आपके भी सामने आएगी। बात करेगा किस चीज की? वो बात करेगा कि ये जो इलेक्टेड सेटअप है राइट नो इन द गवर्नमेंट, जिसको हम इंटरम गवर्नमेंट कहते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट, उसकी क्या काम क्या है, उसकी नौकरी क्या है, उसको क्या काम करना चाहिए, किस लिए ये सेटअप लगाया जाता है, उसका क्या काम है और वो कर क्या रहा है। ठीक हो गया। तो इसका पहले मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। वो ये कहता है कि अभी ये वाला जो सेटअप है ना राइट नो जो केयर टेकर गवर्नमेंट का है, वो ऐसी पॉलिसीज बना रहा है इकोनॉमी की जो अगले 5 साल तक जिनको फॉलो कर किया जाएगा, और फॉलो करने के बाद क्या किया जाएगा, इकोनॉमी को बेहतर किया जाएगा। कौन बना रहा है? इलेक्टेड सेटअप। ये जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हम ऐसा प्लान बनाएं इकोनॉमी को बेहतर करने का। तो वो बात ये करता है कि जब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ये प्लान बनाकर चली जाएगी, पॉलिसीज बनाकर चली जाएगी, तो इसके बाद इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस के बाद एक नई गवर्नमेंट आएगी, एक नया सेटअप आएगा, तो वो क्या करेगा फिर? उसका क्या मकसद होगा? जब सारी पॉलिसीज आपने ही बना देनी है, सारे काम आपने करके चले जाने, तो इन लोगों ने यहाँ पर क्या करने आना है? इनका क्या काम है फिर वो कहता है अगर आप ये काम करेंगे तो ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इसके तो आप हाथ बिल्कुल बांध देंगे ना, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। इन्होंने तो फिर फॉलो अप करना है किसको? उन पॉलिसीज को जो आपने बनाकर चले जाना है, उन मुआहदों को जो आपने करके चले जाना है। तो ये यहाँ तक बात करता है। इससे आगे मैं भी अपना इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि हम बात पिछले दिनों में कर रहे थे मैनिफेस्टो की, कि पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो होते हैं। तो अब पता चल रहा है कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान में मैनिफेस्टोस क्यों नहीं बनाती। इसीलिए नहीं बनाती, उनको पता है जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो सेटअप लगाना है उसी के ऊपर हमने चलना है। तो इस चीज के ऊपर ये है एडिटोरियल की डिस्कशन होगी। तो कहता क्या है? कहता है इंटरम जो एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर प्राइम मिनिस्टर, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक काकर साहब, वो क्या कर रहा है, बड़ी जल्दी में है, ठीक है ना, सेट इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ
इट्स चॉइस फॉर द फ्यूचर इलेक्टेड गवर्नमेंट। यानी कि जो इंटरम गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की अनवारुल हक काकड़ की, वो क्या कर रही है, वो बड़ी जल्दी में है, क्या करना चाह रही है, कोई इकोनॉमिकली कोई ऐसी पॉलिसीज बनाना चाह रही है, कोई ऐसा एजेंडा बनाना चाह रही है अपनी मर्जी का, जो कि बाद में इलेक्शंस के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो फ्यूचर में उस एजेंडे को क्या करेगी, फॉलो अप करेगी। तो ये आप यहाँ से वो बात शुरू करता है। अब इस काम के लिए वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल टाइकून्स जो है ना, जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बुलाया। कहां पर बुलाया कि उन्होंने एक रिसेंटली एक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल। वहां पे इन सबको बुलाया और इनके साथ बातचीत की, और बातचीत बातचीत क्या की कि इनको कहा कि वो एडवाइस करें, क्या करें कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो जनरेट करें, ताकि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसकी एक्सपोर्ट को 30 बिलियन से बढ़ाकर हम क्या कर दें, 100 बिलियन कर दें अगले 5 साल के अंदर। नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हम क्या करें कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसको 30 बिलियन से बढ़ाकर हम कर दें 100 बिलियन। तो इस काम के लिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने एक एडवाइजरी काउंसिल जो है, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनाई, जो अभी थोड़े दिन पहले बनी। और उसके बाद वहां पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बुलाया और उनके साथ ये सारी बातें की। अब जो है वहां पर जो बंदे आए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो थे इस काउंसिल के, वो क्या है, इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियस्ट हैं। ठीक है ना, उनके पास इंडस्ट्रीज हैं, और बिजनेस टेक्सटाइल की होगी, ऑटोमोबाइल्स की होगी, फर्टिलाइजर की होगी, तो इन सब में वो क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, इनके ये वाले टाइकून्स हैं वो। तो कहता है कि अब कहना क्या चाहता है वो यहाँ पर कि ये इन बंदों को बुलाने का मकसद क्या है। इनको बुलाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इन लोगों को एक तो सब्सिडीज देगी, दूसरा इनको जो कंपटीशन है उसको प्रोटेक्ट करेगी। कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने से मुराद है, जैसे जी मेहरान गाड़ी अगर पाकिस्तान में बन रही थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उनके ऊपर क्या किया गया, हैवी टैक्स ड्यूटी लगा दी गई, ताकि ये वाली जो गाड़ी है, जो हमारी अपनी जो मुल्क में बनती हैं चीजें, जो हमारी कार इंडस्ट्री है, वो प्रोटेक्ट रहे। तो इस तरह के काम करती है गवर्नमेंट। सब्सिडीज भी देती है इनको, पावर के ऊपर खास तौर पर टैक्स के अंदर छूट दे दी जाती है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाएं और एक्सपोर्ट हम करें। तो इनको इसलिए बनाया क्योंकि ये टाइकून्स हैं, बड़े बड़े पिलर्स हैं इंडस्ट्रीज के, तो इनको बुलाया। तो वो कहता है कि अब ये जो बंदे थे ना, ये जिनको बुलाया है, इनके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी फोर्स कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट को वो फोर्स कर सकते हैं कि वो अपनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज को क्या करे, चेंज करे। और जो उनके जो इंटरेस्ट है उनको अगर सूट नहीं ना करती गवर्नमेंट की पॉलिसीज, या जो पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमिकल पॉलिसीज या फाइनेंशियल पॉलिसीज, तो उनके इतनी पावरफुल ये लोग हैं कि ये क्या कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कर सकते हैं, कि वो अपना फोर्स भी कर सकते हैं कि वो चेंज करे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको बुलाया और कहा कि बैठो बात करते हैं, आपको क्या चाहिए आप बताएं। हमें ये चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए अगले 5 साल में $100 बिलियन की। अब आप लोगों को क्या चाहिए, सब्सिडी चाहिए या कंपटीशन में ये फार्मूले जो भी हैं वो हम आपके साथ बैठकर डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे। तो कहता है ये बिजनेसमैन जो क्लास है ये क्या चाहती है, व्हाट दे वांट। कहता सबको पता है क्या चाहती है, कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बता दिया, सब्सिडीज, प्रोटेक्शन चाहिए इनको फॉर देयर बिजनेस। ठीक है ना, यही दो चीजें चाहिए, एक तो सब्सिडीज इनको चाहिए और दूसरी को प्रोटेक्शन चाहिए। यहां तक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। कहता है कि ये काम जो कर रहे हैं, ये पीछे वाले सारे जो मैंने डिस्कस किए हैं, कि ये टाइकून्स को बुला रहे हैं, उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप लोग बताएं आपको क्या चाहिए। हमें ये चाहिए कि $30 बिलियन से हमारी एक्सपोर्ट बढ़कर $100 बिलियन होनी चाहिए अगले 5 साल में। ठीक हो गया। अब आपको चाहिए सब्सिडीज और आपको चाहिए क्या, प्रोटेक्शन और कंपटीशन, तो ये हम आपको देते हैं। अब ये काम सारे कौन कर रहा है, ये कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट। हाल तो ये देखिए ना, अगले 5 साल की पॉलिसीज कौन बना रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट। तो इसको तो नहीं ना बनानी चाहिए। ये है उसका असल जो एडिटोरियल लिखने का मकसद। अब आगे चलते हैं, उसके बाद इसको भी डिस्कस करना चाहिए कि इसको क्यों नहीं बनानी चाहिए। आगे कहता है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है बैक्ड बाय पावरफुल स्टैब्लिशमेंट से इसको बैक मिल रही है। इंटरम जो गवर्नमेंट है, कहता है उसने अच्छा अच्छा काम किया है,
आईएमएफ के साथ उसने एक जो है मैंडेट को पूरा किया, पॉलिसीज को, मार्केट वोलेटिलिटी को कम किया है पिछले 4 महीने के अंदर, इसने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके साथ साथ जो है उसने कंप्लीट किया आईएमएफ प्रोग्राम उसको स्मूथली, और रिव्यू को, आईएमएफ प्रोग्राम रिव्यू को, और अब जो है पाकिस्तान को सेकंड जो किस्त मिलने वाली है $700 मिलियन की, अंडरस्टैंड बाय अरेंजमेंट्स फैसिलिटी। ये सारे काम किसने किए हैं? ये किए हैं जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है। तो कहता है इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, नो डाउट बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन वो बात ये करता है मगर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि केयर टेकर जो है उसके पास ये हक है कि वो सेट करे इकोनॉमिक एजेंडा फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टेड टू पावर इन फरवरी। यानी कि इसने बेशक बहुत अच्छे काम किए हैं, ये आईएमएफ से अगली किस्त मंजूर करवा ली है, इसके अलावा और भी जो है चीजें की हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मकसद, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको ये हक हासिल है कि ये आने वाली वो वाली गवर्नमेंट जो फरवरी में इलेक्शन होने के बाद आनी है, उस गवर्नमेंट के लिए ये लोग इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो सेट करें। तो ये इनका इसका इनको ये राइट नहीं मिलता। और फिर वो दूसरी बात कहता है कि क्या ये सही है, इट इज फेयर कि टू मेक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, के क्या ये बिल्कुल सही है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो फरवरी में इलेक्शनों के बाद आनी है उसके लिए ये लोग पॉलिसीज बनाकर चले जाएं? तो कहता ऑब्वियसली नो, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब क्या है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो उसकी पावर्स हैं उससे तजावज कर रही है। आगे वो फिर चलता है, आगे वो कहता है कि इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं अपने इकोनॉमिक प्रोग्राम, सब ने नेक्स्ट 5 ईयर के उन्होंने किस तरह से इकोनॉमी को, जब अगर वो पावर में आते हैं तो कैसे बेहतर करना है। ठीक है, कहता है ऑल दो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनमें कंसेंसस है मेजर इश्यूज के ऊपर कि कौन कौन से इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये सारी पार्टीज में इनके ऊपर कंसेंसस है, लेकिन हर एक का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होगा उस इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। और यहां पर वो फाइनली बात ये करता है कि जनाब ये तो देखिए ना, हर एक पार्टी का अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं कि हम अगर बाहर में आते हैं तो हम जो इकोनॉमी को इस तरह से सही करेंगे। लेकिन कहता है कि अगर आप लोग ही क्या कर दें, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वही क्या कर दे, फार्मूलेट कर दे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, वही बनाकर चली जाए, तो जो पावर में आएंगे उनके तो फिर आप लोगों ने क्या कर दिए, हाथ बिल्कुल बांध दिए। यानी कि जब आपने सारी पॉलिसीज बनाकर चले जाना है अगले 5 साल के लिए, मुआदे करके चले जाना है, तो जो उन्होंने लोगों ने प्लान किया है कि हम इस तरह से काम करेंगे, तो वो तो नहीं ना कर सकते। तो इस तरह फिर क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप जो नेक्स्ट जो है ना गवर्नमेंट जो आएगी इलेक्शंस के बाद, उनके हाथ बिल्कुल बंधे हुए होंगे, वो बस आकर बैठेंगे और देखेंगे फिर क्या हो रहा है, आप लोग पॉलिसीज बनाकर चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और आगे वो बात करता है कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो एडवाइजरी काउंसिल इन लोगों ने बनाई है ना, इन टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके अंदर जो है ना वो नॉट नॉट रिप्रेजेंटेटिव द सेक्टर्स, उन उन सेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट भी नहीं कर रही जिनको उनको जिनके लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। ठीक है ना, जैसे वो बात करता है कि इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल जो है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर वो वाले लोग नहीं हैं जो कि स्मॉल और मीडियम जो कारोबार करने वाले लोग हैं, वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। हालांकि यही वो लोग हैं जो छोटी इंडस्ट्रीज वाले या मीडियम इंडस्ट्रीज वाले, जिनकी जो ग्रोथ है ना वो खास तौर पर डिस्टर्ब हुई है इन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। क्यों ग्रोथ उनकी डिस्टर्ब हुई है? अनफेवरेबल टैक्स सिस्टम की वजह से, पुअर एक्सेस टू अपना बैंक लोन्स की वजह से, और इसके अलावा जो रेगुलेटर है ना, एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी और फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन चीजों की वजह से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन हुआ है? जो छोटे कारोबार करने वाला है या मीडियम कारोबार करने वाला है। और इन्हीं लोगों को आप लोगों ने इस एडवाइजरी काउंसिल के अंदर बुलाया ही नहीं। यहाँ पर आपने लीड क्लास के जो लोग हैं उनको बुला लिया है, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको, टाइकून्स हैं उनको बुला लिया, और उनके साथ आप बैठ के मुकमका कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो आपने काउंट ही नहीं किया, ये भी नहीं आपने किया, और दूसरा ऊपर आप पॉलिसीज बना रहे हैं अगले 5 साल के लिए कि किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर करना है। और उसके लिए आप कह रहे हैं जनाब, उनको बिठा के बड़े बड़े टाइकून्स को कह रहे हैं कि हमारी $30 बिलियन के ऊपर है, तो हम अगले 5 साल में चाहते हैं ये $100 बिलियन के ऊपर चली जाए। अब आप लोग बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो ये सारे काम जब आपने करके चले जाना है, तो जो नेक्स्ट वोट डाल के इलेक्शन में गवर्नमेंट आएगी, उन्होंने फिर यहाँ पर आके क्या छनकना बजाना है, उन्होंने क्या करना है बताएं आप लोग। ठीक है ना, तो ये यही इसके ऊपर वो सारा का सारा क्या कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है।
ठीक है। अब ये आपका एडिटोरियल खत्म हो चुका है। अब आगे मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा इसका कंक्लूजन दे देता हूँ। अगर आप इसको पेपर पर्सपेक्टिव में लेके जाएं तो आप कह सकते हैं कि हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में जो एक और हर्डल वो कौन सा, इंटरम गवर्नमेंट सेटअप जो है। इंटरम गवर्नमेंट जो सेटअप है वो क्या करती है, उसका काम है इलेक्शन करवाना फ्री एंड फेयर। और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते उस टन्योर के अंदर अंदर, जैसे 90 दिन था, तो जो डिपार्टमेंट्स, जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज वर्कआउट कर रही हैं, उनको स्मूथली सिर्फ रन करना उस हिसाब से जिस तरह से वो पहले थी। ये नहीं कि उसके अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो एडअप करना, ठीक है ना। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के और जिम्मेदारी के साथ अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर देना, पावर ट्रांसफर कर देना। दैट इज द ओनली यू कैन से फंक्शन किसका, इंटरम सेटअप का। लेकिन यहाँ पर जो इंटरम गवर्नमेंट है वो तो नए नए प्लान्स बना रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स चेक कर रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सीधा सीधा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है ना पाकिस्तान की, उसके अंदर एक ये भी हर्डल है कि इंटरम सेटअप जो है ना वो फंक्शन नहीं करता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आप ये चीज लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है। और आप लोगों को इस एडिटोरियल में आपने देख भी ली। अब मेरा क्वेश्चन फिर आपसे यही है कि इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर क्या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को कोई मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत है। हम कहते हैं ना पाकिस्तान पीपल पार्टी या पाकिस्तान नून लीग है और ये वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते अपना कि ये हम किस तरह से चीजों को सही करें। उन्होंने मैनिफेस्टो क्या कट्टा बनाना है, जब उनको पहले ही पता है कि सारा कुछ तो इन्होंने पहले ही करके चले जाना है। तो हम लोगों ने आके तो बस बैठ के जो भी है चीजों को ऊपर नीचे ही करना है ना। तो ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो जिनका जो है जिक्र नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब वो क्यों सेटअप बना रहे हैं, मैं एक फिर बात वहीं पे सारी आ जाती है घूम फिर के कि ये इनको क्या प्रॉब्लम है, इंटरम गवर्नमेंट वालों को, इनकी इतनी, इंटरम जो वाले हैं इनकी इतनी हैसियत कहाँ से होगी, इनको इतनी पावर किसने दे दी कि बैठ के इतनी लंबी लंबी पॉलिसीज बनाएं, इतने बड़े बड़े काम करें। और यहाँ पर जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया अभी जो अफगानिस्तान के हवाले से इन्होंने पॉलिसी बना दी, हालांकि इनका काम ही नहीं है ये वाला, ठीक है ना, इंटरम सेटअप का। तो ये सारा कुछ फिर बात वही घूम के आ जाती है कि आपकी जो पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है वो बैक कर रही है इनको, और वो फिर अपनी मर्जी के सारी पॉलिसीज पहले ही बनवा लेंगे, तो फिर अगली गवर्नमेंट आके फिर क्या करेगी, उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको किया कि पाकिस्तान में फिर मैनिफेस्टो बनाने की कोई जरूरत है, अल्टीमेटली फिर है ही नहीं जरूरत जब उनको पता है इस तरह से काम होना है। तो इसका आंसर ये है, इट इज द आंसर ऑफ द डिबेट, ठीक है ना, कि व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान प्रेफर इलेक्टेबल पॉलिसीज बट नॉट मैनिफेस्टो पॉलिसीज। पीपल अप्रोच, दो अप्रोचेज हैं। इलेक्टेबल की चल रही है ना, आपको मैं पिछले एडिटोरियल्स में डिस्कशन कर रहा हूँ कि जाते हैं इलेक्टेबल्स को खरीदते हैं और आ जाते हैं। और बिलावल भुट्टो में भी और जरदारी में भी यही डिस्कशन चल रही है कि बिलावल भुट्टो चाहता है मैं लोगों के पास जाऊं, जरदारी कहता है नहीं इलेक्टेबल्स के पास जाओ, पैसे दो, जो भी करो उनके साथ वादे करो, उनको खरीदो, और बाद में वो जीत कर आपकी पार्टी के साथ मिल जाएंगे, आपकी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो यही सारे कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी बलोचिस्तान में गए, वहां से इलेक्टेबल्स उन्होंने चूज किए, इसी तरह से पाकिस्तान जो दूसरी है जरदारी साहब भी यही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको पता है, वो पुराने पिलर्स हैं, उनको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में मैनिफेस्टो शेस्टो का कोई चक्कर नहीं है, ये बस दिखाने के लिए, इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। आप जितना मर्जी कर लो, यही तरीकाकार है पावर में आने का, क्योंकि मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत ही नहीं है जब सारा कुछ तो उन्होंने पहले ही पॉलिसीज बनाकर चले जाना है। तो ये है जनाब अली आपका जो आज का फर्स्ट एडिटोरियल है। और होप आपने एक नई डिमेंशन सीखी होगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो लोग जो 4 महीने के मेहमान होते हैं वो 5 साल की पॉलिसीज बनाकर चले जाते हैं, किन के कहने के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। और वो जो जो इलेक्ट होके आते हैं 5 साल के लिए, उन्होंने वो 4 साल की पॉलिसीज को फॉलो करना है। सेकंड आ जाता जी आपका एडिटोरियल न्यू दानिशला, ठीक है। दानिशला बेसिकली इसके अंदर वो क्या डिस्कस कर रहा है जी, इसके अंदर बेसिकली जो ये डेनमार्क के अंदर जो एक सिलसिला शुरू हुआ था कुरान मजीद की बर्निंग का, उसके ऊपर एक लॉ आया है, उन लोगों ने रोका है कि इसको नहीं, आप लोगों ने ये काम करना। तो पहले मैं आपको दिखा दूं वो कंट्री जहां पर ये काम हो रहा है। ये यूरोप है जी, यूनाइटेड किंगडम आपको पता है, और ये डेनमार्क है, कोपेनहेगन इसका कैपिटल है, नॉर्थ सी साइड पे है, बाल्टिक सी साइड पे है, और साथ में स्वीडन है और नॉर्वे है। तो ये है डेनमार्क, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ये जो लॉ है ना दानिश लॉ, ये पास हुआ है, और इसके अंदर यही कहा गया है, यहाँ पर जो था इशू था बर्निंग ऑफ कुरान, कुरान का बर्निंग का इशू था। आपने पीछे रिसेंटली काफी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुरान मजीद की बेहुरमती की जा रही थी। इससे पहले मूवीज बनाई जाती थी मुख्तलिफ किस्म की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने के लिए। तो इस चीज को लेकर अब डेनमार्क की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक लॉ पास कर दिया कि आज के बाद जो भी बंदा
किसी भी रिलीजन को जो है उसकी बेहुरमती करेगा तो उसको क्या की जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। अब ये काम इन्होंने क्यों किया है? इन्होंने हमारे लिए नहीं किया, इनको अपनी सिक्योरिटी का इशू बन रहा है कि अब अगर हम ये काम नहीं करते तो हो सकता है जो सिविल टाइप होती है ना वायलेंस अंदर अंदर, तो डिसइंटीग्रेशन ना हमारी हो जाए, अंदर अंदर हमारे मुल्क में लड़ाइयाँ झगड़े फसाद ना बर्पा होने शुरू हो जाएं इस चीज को लेकर। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप इन लोगों ने क्या कर दिया है, ये एक लॉ बना दिया है डेनमार्क वालों ने कि अब ये जो भी ये इस तरह का काम करेगा उसको क्या की जाएगी, सजा दी जाएगी। सो दैट इज दानिश लॉ। और इसके बाद इसने कहा है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का उसने जिक्र किया, तो मैंने कहा वो भी आपको बता दूं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 3 कंट्रीज आती हैं, एक डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इन तीनों के अंदर अक्सर ये चीजें जो थी ना, जिस तरह से ये वायलेशन जो थी वो हो रही थी, इन 3 कंट्रीज के अंदर ज्यादा हो रही थी। और अब डेनमार्क वालों ने तो जो है वो लॉ बना दिया है, अब बाकियों का देखते हैं वो क्या करते हैं विद टाइम। तो ला डेनमार्क ने जनाबी अली क्या कहता है, कहता है डेनमार्क ने लॉ पास कर दिया है, लॉ पास किया है, उसमें क्या है कि बैन किया गया है डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन करता है बेहुरमती करना और रिलीजियस बुक्स की, ठीक है ना। तो कहता है ये एक अच्छा स्टेप है। तो करते क्या थे, होली कुरान को जो उसको जला दिया जाता था, और इससे पहले क्या थी, मूवीज बन रही थी, ये काम होता था। तो अब जो दानिश ला है उसने इस एक्ट को, ये जो ऊपर वाले एक्ट है इनको क्या कर दिया, क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो वो क्रिमिनल होगा। क्यों किया है? क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने किया, उनको पता है अगर हम नहीं करते तो हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। अब वहां के जो राइट ग्रुप, जो राइट साइड वाला ग्रुप है, उसने क्रिटिसाइज किया है उस इस लॉ को। उन्होंने कहा कि ये हमारी जो वैल्यूज है ना, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ये जो लॉ बनाया गया ये अगेंस्ट है। और आगे वो कहता है कि जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह के लॉज बनाए ताकि दुनिया के अंदर पीस रहे। और फिर फाइनली वो ये भी कह देता है कि अगर होलोकास्ट के ऊपर ये लॉ पास हो सकता है कि उसकी डिस्कशन नहीं करनी है, उसको उसके ऊपर नहीं बातें करनी, तो क्यों नहीं अदर रिलीजन्स के ऊपर क्यों काम नहीं हो सकता। और कहता है कि ये जो है सिक्योरिटी एंड इमोशंस ऑफ बिलियन ऑफ पीपल, ठीक है ना, यानी कि इससे क्या होगा, पास देन व्हाई नॉट फॉर द अदर रिलीजन्स, ठीक है, दूसरे जो अपना मज़ाहब है उनके लिए भी हो सकता है। और इससे क्या होगा कि जो सिक्योरिटी है और जो इमोशंस हैं बिलियंस ऑफ पीपल के, वो सेव हो जाएंगे। सो दैट इज रिगार्डिंग, आप कह सकते हैं इस्लामोफोबिया के ऊपर। जो इस्लामोफोबिया का आपका टॉपिक है ना, उसके ऊपर ये चीज है जो फिट होती है। और इसके अलावा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जैसे है, ठीक है, वो हो जाती है। टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, सेक्टेरियनिज्म है, तो ये सारी चीजें जो वायलेंस के ऊपर जो चीजें हैं, तो वहां पर ये वाला जो आप दानिश ला जो आप इंट्रोड्यूस करवाया गया है, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं एज ए पॉजिटिव स्टेप। ठीक है, कि आप ये एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर उन्होंने इसको लिया है। थर्ड, हीलिंग ओल्ड वॉन्ड्स, आपका थर्ड एडिटोरियल। वॉन्ड जख्म कहते हैं, ओल्ड पुराने, हीलिंग का होता है मर जाना, पुराने जख्म जो है रिकवर करना, ठीक है ना। यहाँ पर वो बेसिकली बात करेगा जो जुल्फकार अली भट्टो साहब थे ना, उनकी जो उनको सजा अपना फांसी की सजा दी गई थी, उसके बारे में वो बात करता है। वो ये कहते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस दायर किया गया है जिसके अंदर ये वाला केस जो है ना, इसके ऊपर कहा गया कि दोबारा से वर्किंग आउट की जाए, चेकआउट किया जाए क्या क्या वाकई जो उनको डेथ सेंटेंस जो सुनाई गई थी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लीगल, उसकी लीगल जो है चीज कैसी है, कानूनी थी या गैर कानूनी थी, तो क्या चीज थी। तो कहते हैं कि जुल्फकार अली भट्टो साहब जो थे ना, उनको जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 के अंदर ओवरथ्रो किया था उनकी गवर्नमेंट को। और उसके बाद उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने क्या किया, मर्डर किया है अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट का, और फाइनली उनको सजाए मौत दे दी गई 1979 के अंदर। तो ये तो हिस्ट्री होगी ना। लेकिन अब दोबारा से जब ये रेफरेंस अब ओपन होगा तो वो कहता है ये अब टेस्ट है किसका, पाकिस्तान की जुडिशरी का। अब अगर पाकिस्तान की जुडिशरी फॉर एग्जांपल कह देती है कि गलत था, रॉन्ग डिसीजन था, या कह देती है राइट था, अगर तो वो कह देती है राइट था तो इट्स ओके जी। लेकिन अगर वो कहती है रॉन्ग था, तो इसके अंदर फिर एक और जो है आगे डिस्कशंस जो है वो शुरू हो जाएंगी। जैसे कि इसके अंदर जो जनरल जियाउल हक था उसका क्या रोल था, और इसके अलावा जो है इसका मतलब ये है कि उस वक्त की जो जुडिशरी थी वो अंडर प्रेशर थी, अगर थी तो किसके प्रेशर में थी, ठीक है ना। तो इन चीजें फिर आगे आगे इसकी डिबेट हो जाएगी। तो ये एक टेस्ट बन चुका है अब, और इससे अब पता चलेगा कि अगर ये जो फैसला आएगा ये क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा जुडिशरी की फाउंडेशन को पाकिस्तान के अंदर, और रिस्टोर करेगा फेथ इन जुडिशियल सिस्टम, दैट इज इट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ करेक्शन। यानी कि इससे क्या होगा, लोगों के अंदर जो है इसके ऊपर एक
फेथ होगा कि जुडिशियल सिस्टम जो है पाकिस्तान का वो अब स्ट्रांग होना शुरू हो गया है। तो एज अ नेशन जो है देख रही है इसको और ये उम्मीद कर रही है कि जो है होप का जस्टिस विल प्रिवेल के जो हक है उसकी बात ही की जाए। तो ये जुल्फकार अली भट्टो साहब के ऊपर जो था ना, उनकी जो डेथ थी उसके ऊपर उन्होंने ये डिस्कशन किया। तो जुडिशरी का जो आपका ये होगा जी, बेसिकली जो आपका मेन टॉपिक होगा वो जुडिशरी को लेकर होगा। इसको मेन टॉपिक जुडिशरी होगा, आगे आप इसको डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज टुडे पिक्चर जी, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है आपको कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है और पाकिस्तान ये पाकिस्तान की जो कौन सी है ये वाली मुस्लिम लीग काफ, तो इन्होंने क्या कर लिया, सीट एडजस्टमेंट आपस में कर लिया, एग्री हो गए हैं कि हम लोग, ये शुजात साहब हैं, चौधरी शुजात साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो इन्होंने आपके जो इलेक्शंस होने वाले हैं ना उसके अंदर क्या कर ली है, सीट एडजस्टमेंट कर ली है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर वोट शोट की तो बात ही खत्म हो गई, आपस में वो सीटें बांट रहे हैं, आपस में इलेक्टेबल का सारा गेम कर रहे हैं। तो फिर वही बात है कि मैनिफेस्टो बनाने की किसी को क्या जरूरत है। असल में तो यही है, इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन से पहले ही पता होता है किसने जीतना है। अब देखो ना इनका आपस में कंपटीशन, उन्होंने कहा खत्म करो जी, मिलजुल के सीटें इधर की तू ले ले, इधर की मैं ले लेता हूँ। तो यही है जी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में। सो जी ये आपके जो थे टू डे एडिटोरियल्स वो कंप्लीट हो चुके। नो वी मूव टूवर्ड्स ओपिनियंस, और आज के ओपिनियंस में भी काफ़ी कुछ नया है इंशाल्लाह। और अभी तक जितना मैंने बोला है मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लर्न की होंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि हर सेकंड के अंदर आपको जो है क्वालिटी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाए, ये इधर उधर की बातें करके टाइम को ज़ाया ना किया जाए। तो कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है। नो वी मूव टूवर्ड्स फर्स्ट आपका जो है ओपिनियन उसकी तरफ। अब फर्स्ट ओपिनियन में क्या कहता है, डिग्रीज की बात करता है, जो आपके पास है, मेरे पास है, हम सबके पास है, उसकी बात करेगा। जो हमें कॉलेज से यूनिवर्सिटी वालों ने दी, स्कूल ने दी, फिर कॉलेज ने दी, फिर डिग्री अपना यूनिवर्सिटीज ने, तो उन डिग्रीज की बात करता है। और कहता है कि जो पाकिस्तानी डिग्रीज है ना, विल सून बिकम ट्रैश, वो जल्द ही ट्रैश बन जाएंगी। कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और जो बट देयर इज अ वे, ये नहीं कि जो हमारी डिग्रीज है ना, जल्द ही आने वाला वक्त के इनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। लेकिन कहता है फिर भी एक रास्ता है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए बढ़ सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर बात होगी जी, बेसिकली एजुकेशन आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड कह सकते हैं, इकोनॉमी कह सकते हैं। अब क्या क्या बताऊं, लिंक करने की पावर आप में हो तो आप सब कुछ लिंक कर सकते हैं। क्रक्स मैंने पहले निकाल दिया, ये एक स्लाइड के अंदर, एक दो स्लाइड्स में पूरे का पूरे एडिटोरियल का। तो कि क्रक्स क्या है, क्रक्स में सीधी सी वो बात ये करता है कि जो डिग्रीज हम लोगों के पास है ना, जो हमने फॉर्मल एजुकेशन के साथ ली हैं, ठीक है ना, ये डिग्रीज हमके पास है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि अब जो है हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से अब इन डिग्री की वैल्यू कम होती जा रही है। एलन मस्क की बात करता है जो कि सीईओ है टेस्ला का और स्पेस एक्स का। उसके साथ पीटर टाइल की बात करता है जो को फाउंडर है पेपैल का। इन दोनों अमेरिकन की वो ये बात करता है, बहुत कैपिटलिस्ट, वो कहते हैं कि वो यानी कि जब भी किसी बंदे को अपनी कंपनी में हायर करते हैं तो डिग्री के ज्यादा उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि उसके पास स्किल्स क्या है। तो अब जो इंडिया है और इसके अलावा एडवांस कंट्रीज के जो एम्प्लॉयज है ना, वहां पर क्या है, कंपनीज जैसे कि एप्पल है, टेस्ला है, उनको जो कॉलेज की डिग्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं रही, ठीक है ना। वो क्या करती है, बंदे का सिर्फ इंटरव्यूज ही उनके ऊपर फोकस होता है, और इंटरव्यूज लेने के बाद उसकी स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं, डिग्रीज के ऊपर फोकस नहीं करते कि इसके पास क्या डिग्री है या नहीं है। सो दैट इज यू वांट टू डिस्कस, ये चेंज हो रहा है। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको अब डिग्रीज की नहीं स्किल्स चाहिए आपकी, ठीक है। लेकिन आगे वो खुद ही कहता है कि नहीं इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी क्यों कंक्लूड करना चाहते हो आप ये सारी डिबेट ऊपर वाली। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तक जो है, ये जो एलन मस्क बातें कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी कि डिग्री नहीं चाहिए, और ये दूसरा भी कहता है डिग्री नहीं चाहिए, तो असल बात ये है कि अब आप लोग कहते हैं ना स्किल्स और ये और वो, आप लोग भी जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं इसके पीछे भी हाई क्लास जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फाउंडेशंस हैं। उन्होंने नए नए आइडियाज जो हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जनरेट होते थे, और वहां से फिर आगे जो है दुनिया ने तरक्की की है। ये यूनिवर्सिटीज ही जहां से हाई क्लास आइडियाज जनरेट होते थे। नो डाउट अब जो है वो यूनिवर्सिटीज का वो स्टैंडर्ड भी नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्रीज जो है बेकार हो गई हैं। आप लोग ये जिन चीजों के ऊपर अब खड़े हैं सारी की सारी, ये भी कहीं से आइडियाज जनरेट हुए थे, और वो आइडियाज यूनिवर्सिटीज के अंदर ही जनरेट हुए थे।
फिर वो ये सारी बातें खत्म करके कहता है चलो अब पाकिस्तान चलते हैं और पाकिस्तान की बातें करते हैं। तो पाकिस्तान की बातें करता है, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज की, कहता है लो क्वालिटी है इनकी डिग्रीज की, ठीक है ना। अगर फिर वो रिसर्च को लेता है कि रिसर्च कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, इधर उधर से पकड़ कर लिख देते हैं। और कहता है कि 100 और थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर लिखे गए हैं पिछले 20 साल में, एक भी काम का नहीं है जिससे कोई फायदा होने वाला हो। उसने लिखा है, मैं नहीं कहता ये कि एक भी काम का नहीं है। वो आप जब ओपिनियन देखेंगे तो वहां से आपको समझ आ जाएगी, उसने यही लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं है कह रहा। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर क्या है, नॉलेज ट्रांसमिशन की स्किल वो नहीं है, इतना स्किल एडिशन नहीं है। और फिर कहता है कि हम एक एक्सपेक्टेड करते हैं एक इंजीनियर से कि वो कुछ नया करे, लेकिन वो कुछ नया नहीं करता, वो जहाँ जाकर मार्केटिंग करना शुरू कर देता है, सेल मैनेजर बन जाता है और वहां पर वो रिटायर हो जाता है। लेकिन बिग इंजीनियर जो उसको काम करना चाहिए, कोई नई मशीन बनानी चाहिए, कोई नया कंसेप्ट लेना चाहिए, कोई नई चीजें लिखनी चाहिए, तो वो कोई नहीं करता वो। और फिर आगे वो एक ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मिसाल देता है कि वहां पर हमने जो फिजिक्स और मैथ वाले टीचर्स थे ना उनको बुलाया और उनकी ट्रेनिंग के लिए उनका टेस्ट लिया गया वहां पर। तो फिर उसकी बताता है कि 120 बंदे, जो टोटल एप्लीकेशन थी वो 120 बंदों की थी, और उनमें से भी जो है ना अपना कहता है तकरीबन कितने 27 जो थे वो पास होते हैं और उनके 50+ मार्क्स होते हैं। उन 27 का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो 6 बंदे इंटरव्यू में फाइनली क्वालिफाई करते हैं। तो कहता है उनमें ये नहीं था कि अगर किसी ने पीएचडी की हुई है तो उसके मार्क्स ज्यादा हैं, या किसी ने एमफिल किया हुआ तो उसके कम है, या एमएससी किया तो कम है। कहता है डिग्री से कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ा, और इन 6 में से भी वो ज्यादा थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी की हुई थी खुद से। फिर वह कहता है मगर बट स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो है ना इन इन डिग्रीज की डिमांड है। क्यों है? क्योंकि ये एक रबड़ स्टैंप है। रबड़ स्टैंप से मुराद ये है कि ये एक जरूरी चीज है, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। जब आपके पास एक होगी ना, जैसे अगर आपने सीएसएस या पीएमएस देना है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। आप जितने मर्जी लायक हूँ, जब तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है पेपर नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपने किसी 17 स्केल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर एमएससी या एमए की डिग्री चाहिए तो वो आपके पास होनी चाहिए। वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। उसके बाद क्या है, आपका फैमिली कनेक्शन है, रिलीजियस कनेक्शन है, यानी कि आपके पास क्या है, अगर अप्रोच है तो आप वो 17 स्केल की जॉब इजीली ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको डिग्री नहीं है तो फिर अप्रोच भी जीरो हो जाएगी। लेकिन कहता है कि इसके उल्ट जो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, वहां पर जो मार्केट प्लेस है वहां पर रियल नॉलेज चलता है और स्किल चलती है, डिग्रीज नहीं चलती। और फाइनली वो क्वेश्चन ये करता है कि वे आउट अब क्या है जनाब। बातें तो हमने कर ली ऊपर सारी कि ये मसला है ये मसला है, तो अब रास्ता क्या है, करें क्या, वे आउट क्या है। दूसरा क्वेश्चन वो ये करता है कि अपने बच्चों को आप किस रास्ते पर चलाएं। अगर हमारे पास तो ये है, स्कूल भेज दो, कॉलेज भेज दो, यूनिवर्सिटी भेज दो। लेकिन अगर आप अब कह रहे हैं कि वहां पे कुछ नहीं है, डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो अब आप क्या करें, कहाँ लेकर जाएं अपने बच्चों को? तो कहता है इसका जो आंसर है ना, वो इंडिया के जो है ना नरियाना मूर्ते, जो कि फाउंडर है 100 बिलियन कंपनी है उनकी, इन्फोसिस, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने इसका आंसर दिया था। और वो आंसर ये है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, इंडिपेंडेंटली सीखने दें, और उसके बाद आस्ता आस्ता उनको क्या करें, जो है वो उनको दूसरी चीजों भी सिखाएं। लेकिन ये आगे उसने काफी लंबा आंसर दिया था, तो इसको मैं जब ओपिनियन डिस्कस करूंगा तो इसको वहां पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो उसका क्रक्स था, उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो फिर कहता है आगे फाइनली ये है कि सक्सेसफुल लर्निंग ये है कि आप सीख जाएं कि सीखना कैसे है। सक्सेसफुल लर्निंग ये है कि आप ये लर्न कर लें कि लर्न कैसे करना है, हाउ टू लर्न। और पाकिस्तान की वो बात कर रहा है कि यहाँ पर सिंगल नेशनल करिकुलम आपने नारा लगाया था, लेकिन उससे कोई ब्राइटर रिजल्ट नहीं आने वाले, इस ओपिनियन को लेकर वो कहता है। और कहता है एक ही चांस है, वो क्या है, लाइज इन सेल्फ लर्निंग। जो भी सेल्फ लर्निंग पे आ जाते हैं वही जो है बेसिकली जो है ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। और यही बात अगर मैं प्रैक्टिकली करूं तो आप सब ने भी ऑब्जर्व किया होगा, और हमने तो हर इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी से निकले थे और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने शुरू हुई थी, तो उस वक्त हम डिफरेंट थे। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पता है आपको डिफरेंट चीजें पढ़नी पड़ती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। नोट यहाँ पे डिग्री नहीं आपको मिलती, ठीक है ना, यहाँ पे डिग्री नहीं है, या तो सीट है, या तो कहते हैं हीरो, और या फिर जीरो। तो यहाँ पर जो जीरो भी होता है ना, बेसिकली वो भी हीरो ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज आ चुका होता है, इसी इतनी उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग आ चुकी होती है, अगर उसने सही तरह से तैयारी की है, तो वो किसी जो आम पीएचडी करने वाला बंदा है ना, जिसके पास पीएचडी की डिग्री है, उसके पास भी इतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, ठीक है ना। और अगर मैं भी अगर अपनी बात करूं कि अगर आप मैं आपके साथ ये सारा डिस्कस कर रहा होता हूं, तो यही वजह है कि हमने जो कंप्यूटर एग्जाम्स का टर्नओवर गुजरा, उसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े,
तो ये इसकी रिजल्टेड ये मेरे सामने आ रहे हैं कि मैं ये न्यूज़पेपर जो है आपके सामने इस तरह से डिस्कस कर लेता हूँ। अदरवाइज अगर आप किसी यहाँ पीएचडी बंदे को भी कहें तो दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिस्कस इट लाइक दिस। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का जो रिजल्टेंटली आपके सामने है, और यही बात वो करता है कि सेल्फ लर्निंग जो है ना, जब आप आ जाते हैं ना, देहर आपको एक डायरेक्शन तो चाहिए होती है ना एग्जाम्स के लिए, लेकिन उसके बाद आप सेल्फ लर्निंग पे आ जाते हैं आस्ता आस्ता, जब बेसिक्स मोड सीख लेते हैं तो जब वहां पे आ जाते हैं तो आप फिर लर्न शुरू कर देते हैं। सो दैट इज ऑल ही डिस्कस इन हिज ओपिनियन। तो चलें जी, अब इसका मैंने क्रक्स आपको बता दिया है, हल्का सा आपका उसका व्यू ले लेता हूँ। तो हल्का व्यू वो ये कहता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जो डिग्री है, यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज जो हैं, यहाँ पर वो मिसाल इस तरह देता है कि अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या न्यूरोसर्जन के पास चले जाएं और जिसके पास डिग्री ना हो, ठीक है, और उसके पास आप ऐसे जहाज में बैठ जाएं जिसको उस इंजीनियर ने अपना फ्लाइंग इन अ प्लेन ऐसे इंजीनियर ने बनाया हो जो मैथ और फिजिक्स में जो है फेल हो चुका हो, तो इन दोनों केसेस में आप अपनी जिंदगी को क्या करेंगे, रिस्क में डालेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो अभी भी वैल्यूएबल है, बोथ टुमारो एंड, और आने वाले वक्त में भी जो है ना फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम डिग्री का नाम देते हैं वो अभी भी जरूरी है। ठीक है। फिर वो आगे उसी तरह से कहता है हाईटेक वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, वहां पर क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जो डिमांड है वो कम हो गई है, कम होती जा रही है फॉर्मल डिग्रीज की डिमांड ग्लोबल इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसे आना शुरू हो गए हैं। एलन मस्क की बात करता है जो सीईओ है टेस्ला का, स्पेस एक्स का, तो वो क्या करता है, वो ज्यादा उसका जो है फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। ठीक है ना? थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर उसका कम फोकस होता है। और वो कहता है कॉलेज को वो ये कहता है बेसिकली, वो कहता है कॉलेज जो होते हैं वो फन के लिए होते हैं, और इसीलिए जो कॉलेज वाले हैं वो आपको वो चीजें नहीं सिखाते जो रियल वर्ल्ड में काम आने वाली होती हैं। इसी तरह पैटर थाई की बात करता है जो कि को फाउंडर है पेपैल का, और तकरीबन $1 लाख जो है वो ऑफरिंग करता है फेलोशिप्स को। ठीक है ना? जो ड्रॉप आउट होते हैं मतलब यूनिवर्सिटीज से, और स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, कहता है अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करो। तो ये क्या है, ये अमेरिका के क्या कह लेंगे, हायर एजुकेशन, थाईलोसिस, क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग के ऊपर इनका फोकस होता है कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस किया जाए एजुकेशन की निस्बत। ये दोनों अमेरिकन कहता है, जो ट्रू अमेरिकन है ना, इन दोनों का यही है कि ये कहते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग के ऊपर जो है वो क्या किया जाए, काम किया जाए, और इनके व्यूज को दुनिया सुनती भी है। और आगे वो कहता है बहुत सारी कंट्रीज जो जैसे कि इंडिया है और कई एडवांस कंट्रीज जो है वहां पर क्या है, जो ये है ना मोस्टली जो स्किल्स हैं, लर्निंग एबिलिटी, वर्क एथनिक एंड क्रिएटिविटी, इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और जो कंपनीज हैं जैसे एप्पल है, टेस्ला है, उनको अब उन लोगों की जरूरत नहीं है जो डिग्री डिग्री जो कॉलेज है उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है ना? उनका अपना एक टेस्ट होता है, असाइन करता है और साइन किया जाता है जो कैंडिडेट्स को, और असेस करता है जो कैंडिडेट्स को, उनका अपना एक टेस्ट और इंटरव्यू होता है, डिग्रीज की वहां पर कोई उनकी वक़्त नहीं है। लेकिन वो कहता है कि इतनी जल्दी कंक्लूजन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज टुडे हाई टेक्नोलॉजी, जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी है, बिहाइंड टुडे हाई टेक्नोलॉजी, जितनी भी आपके पास इस वक्त टेक्नोलॉजी है, तो ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज के क्लासरूम से और जो लेबोरेटरीज थी वहां से ही ये प्रोड्यूस हुई है। हाई क्लास यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बेसिकली कहता है हिस्टोरिकली जो हाई क्लास यूनिवर्सिटीज थी वहां पर क्या होता था, वहां पर ये सारी चीजें प्रोड्यूस की जाती थी, वहां पर ये नए नए आइडियाज जो थे वो आते थे, और उन्हीं आइडियाज को यूज करके आज आप जो है ये हाई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने बनाई है। फिर आगे वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की तरफ आ जाता है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर वर्थ जो है ना डिग्रीज की और ग्रेजुएट्स की, वो क्या है उसकी तरफ हम देखते हैं। कहता है रिसर्च को अगर हम देखें तो जो है पिछले 20 साल से कई जो रिसर्चर हैं उन्होंने अपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, टेंस ऑफ सो कॉल्ड रिसर्च पेपर हुए हैं, लेकिन इनमें से एक भी जो रिसर्च पेपर है इस काबिल नहीं है कि वहां से ऑफ न्यू नॉलेज आपको मिल सके, कोई इन्वेंशन मिल सके, प्रोसेस और पेटेंट देयर कमर्शलाइजेशन, यानी कि एक भी उनमें से इस लेवल का नहीं है कि जिसके अंदर एक नया नॉलेज इंट्रोड्यूस करवाया गया हो। और आगे वो कहता है अबाउट द वैल्यू एडिड, अगर वैल्यू एडिड की बात करें या स्किल एडिशन की बात करें, नॉलेज ट्रांसमिशन मिशन की बात करें, तो कहता है इंजीनियर्स की एग्जांपल ले लो, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनका कैरियर क्या है, वो स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है मेंटेनेंस के ऊपर, सेल्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। इस तरह की नौकरियां करके उनका क्या हो जाता है, कैरियर शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है। हालांकि जो रियल इंजीनियर्स होते हैं ना, जो रियल जो इंजीनियर्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि
वो कंसेप्चुअलाइज करें और डिजाइन करें नई टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना, और रेडिकल इम्प्रोवाइजेशन करें, यानी कि नई चीजें लेकर आए, ठीक है। लेकिन वो कहता है यहाँ पर क्या है, वो चीजें नहीं है। इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पर, वो डिग्री इंजीनियरिंग की होती है, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं, सेल्स मैनेजर लग जाते हैं, मेंटेनेंस मैनेजर्स लग जाते हैं, मैनेजमेंट में चले जाते हैं। उसकी रीसेंट एग्जांपल फिर वो अपनी देता है कि पाकिस्तान में जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत कम है। जो लोग मैथमेटिक्स या फिजिक्स भी पढ़ चुके होते हैं उनके पास भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी है। और उस एग्जांपल को वो बताते हुए कहता है कि ब्लैक होल एक साइंस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने क्या किया कि हम, उसने कहा कि हम स्कूल्स जो है ना, हाई स्कूल जो है, वहां से मैथ और फिजिक्स के टीचर्स लेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे और उनको हम पैसे भी देंगे, इंसेंटिव्स भी देंगे। तो टोटल 120 जो एप्लीकेशंस आई, 120 में जो थे वो 20 टू 23 ईयर्स के थे। जब इंट्रेंस टेस्ट उनका किसी की बीएससी डिग्री थी, किसी की एमएससी थी, किसी की एमफिल की थी, किसी की पीएचडी की थी। और जब उनसे टेस्ट लिया जाता है ना इन बंदों से जो 120 थे, तो उन 120 बंदों में से सिर्फ और सिर्फ जो कहता है कि 27 ऐसे थे जिनके 50% से ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है ना। और उन 27 को भी जब क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है कि इनके आइडियाज की क्लैरिटी क्या है, तो सिर्फ 6 बंदे ही जो हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। और 6 वाले भी वो वाली थे जो डिग्री के बेस पर नहीं थे, उनकी अपनी सेल्फ स्टडी थी। तो कहता है इससे फिर पता चलता है कि डिग्री बेशक बीएससी हो, बीएस हो, एमएस हो, एमफिल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सेल्फ स्टडी जो है वही कामयाब लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर वो बताता है कि इसका मतलब है कि डिग्रीज की जो है ना कोई वैल्यू नहीं रही यहाँ पर, आप डिग्रीज का मतलब नॉलेज नहीं है। फिर वो कहता है इसके अलावा अगर हम देखें जो है, अगली इसकी बात करें कि पुअर टीचिंग क्वालिटी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। लेकिन कहता है इसके बावजूद जो है ना कि यहाँ पर डिग्रीज की डिमांड है, और वो डिमांड इसलिए है तो उसकी एक वजह है। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप अगर बात करेंगे तो ये एक रबड़ स्टैंप है, यानी कि डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए कोई काम करने के लिए। उसके बाद फैमिली कनेक्शन हो गया, रिलीजियस कनेक्शन हो गया, आपका एथनिक एफिलिएशन होगी, पर्सनल फ्रेंडशिप होगी, ये सारे के सारे जो काम है ना ये आपको हेल्प करते हैं बाद में एक नौकरी ढूंढने में। लेकिन पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान में अभी भी जो डिग्री की वैल्यू है। तो कंपिटेंसी एंड एबिलिटी आर सेकेंडरी, कोई भी नौकरी लेने के लिए पहले तो डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपके रेफरेंसेस होने चाहिए, बेशक वो फैमिली रेफरेंसेस हों या दूसरे हों। और कंपिटेंसी और एबिलिटी कहता है वो बात की बातें हैं, पाकिस्तान में उसकी बात इतनी बात नहीं की जाती। लेकिन इसके उल्ट कहता है जो ग्लोबल जॉब है, ग्लोबल मार्केट है, वहां पर क्या है, वहां पर कहता है कि चेक किया जाता है रियल नॉलेज और स्किल्स को चेक किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहता है जो अमीर वालदैन है वो इस चीज को समझते हैं और वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है वहां पर भेजते हैं कि वहां से उनके बच्चे जो है वो पढ़ कर आए, ताकि उनकी जो है डिग्रीज जो है ज्यादा हों, उनको ज्यादा समझ आए। लेकिन कहता है कि जब वो भी पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पर आकर फिर उनकी जो स्किल्स होती है ना, जहाँ पर कुछ पैरामीटर ही डिफरेंट है ना, तो उनके लिए भी जो ओवरसीज जो डिग्रीज है ना, उनके लिए भी जो जॉब्स है यहाँ पर कम ही उनको मिलती हैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर तो पैरामीटर ही डिफरेंट है ना किसी को जॉब देने के। तो पैरामीटर्स क्या है, डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके रिलेशन होने चाहिए। फिर वो कहता है कि अब क्वेश्चन ये है कि फिर क्या करें कि व्हाट इज द वे आउट क्या है। और फिर कहता है कि ब्राइटर फ्यूचर के लिए व्हाट पाथ शुड योर चिल्ड्रन चाइल्ड फॉलो, कि एक अच्छे फ्यूचर के लिए फिर आपके क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा रास्ता फॉलो करना चाहिए। तो कहता है इसका जो आंसर है ना, यही इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो वहां पर नरियाना मूर्ते जो है ना, जो फाउंडर है 100 बिलियन कंपनी का, इन्फो सिस्टम का, वो रिस्पॉन्ड करता है विदाउट हेजिटेशन। अब वो क्या कहता है, वो कहता है टू प्लांट अ सीड इन द माइंड्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन द नीड फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, Socratic questioning and relating what is learned in the classroom to the problems around us। तो कहता है कि बेसिकली ये है कि बच्चे जो है ना उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग दी जाए। इससे पहले कि उनके दिमाग में ऐसा कोई बीज लगाने से पहले जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लगाया जाता है, उनको इंडिपेंडेंट थिंकिंग दी जाए। वो बस सुने, एक्टिवली क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, जैसे सोक्रेट्स आपको पता है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, तो उस जैसे क्वेश्चन करें, उल्टे सीधे क्वेश्चन, ये कैसे है वो कैसे है। तो फिर जो है ना वो उनको एक तकनीक आएंगी, वो लर्न करेंगे क्लासरूम में प्रॉब्लम्स जो उनके इर्द गिर्द हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। और इसी तरह जो है मॉर्थे जो है वो सपोर्ट कर रहा है थिंक ऑफ दिस वे, कि इस तरह से थिंक करें। आप ये सोचें कि यो आपका कंप्यूटर आपके पास है, कहता आप इस चीज को इस तरह से ले लें कि कंप्यूटर है आपके पास,
लेकिन कंप्यूटर के अंदर पहले उसको चलाने के लिए फर्स्ट बी बूटेड, मीनिंग इट मस्ट फर्स्ट बी लोडेड विद राइट इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर को बूट करने से पहले, चलाने से पहले उसके अंदर आपको विंडो करनी पड़ती है। विंडो होगी तो वो आगे फिर उसके बाद जो उसके अंदर चिप्स लगी हुई हैं उनको चलाएगा ना, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो कहता है इसी तरह से जो बच्चे हैं ना, आप उनको भी इसी तरह से लें कि बच्चे के जो ब्रेन्स है ना, वो क्या है, सर्किट्स हैं, और उनको भी सिमिलरली इसी तरह से उस सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए आपको वंस बूट करना पड़ेगा, यानी कि आपको उनको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक नॉलेज जो है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो क्या है, फिर वो आगे चलते जाएंगे। फिर इंटरनेट के ऊपर जिस तरह से बेशुमार नॉलेज पड़ा हुआ है, फ्री भी है, कुछ परचेज भी कर लेते हैं आप, तो स्टेप बाय स्टेप फिर चलता जाएगा, और वो तब तक चलता जाएगा जब तक उनकी योर डिजायर एंड कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्व, ये अब उसकी डिजायर और कैपेसिटी के ऊपर है कि वो कितना सीखना चाहता है, कितना लर्न करना चाहता है, लेकिन उसके बाद वो बस शुरू हो जाएगा। ये एक चीज है जो उसकी डिजायर और कैपेसिटी, यही बस फिर उसकी लिमिट होगी, इसके अलावा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। और आगे वो कहता है मैजिकल प्रिंसिपल जो सक्सेस का है ना, वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि सक्सेसफुल लर्निंग हाउ टू लर्न। वो प्रिंसिपल ये है कि सक्सेसफुल लर्निंग ये है कि सीखा कैसे जाए। तो जब आप बच्चों को ये सिखा देते हैं ना कि सीखना कैसे है, तो वो फिर खुद ही हर चीज सीखना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए वो कहता है कि पहले जो बच्चे हैं उनके जो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फ्री कर दें कि वो एक्सप्लोर करें, थिंक करें। लेकिन कहता है कि हमारे कल्चर में क्या है कि प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, कि उनको एक आइडियोलॉजी के साथ बांध दिया जाता है, ठीक है ना। उनको यानी कि एक, जैसे आप पाकिस्तान इंडिया के मुताला पाकिस्तान में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, तो बच्चों को सुन सुन के वहां पे फिट हो जाते हैं। इसी के तरह आपका जो रिलीजन बेस्ड करिकुलम है, ठीक है ना, तो इनवेटिएबली रिवार्ड्स पॉजिटिविटी एंड क्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस, क्वेश्चंस नहीं करने। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, उससे क्या होता है, बच्चों में और ही चीजें पैदा हो जाती हैं, वो वाली चीजें नहीं पैदा होती जो एक बच्चे में यानी कि होनी चाहिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग की, जिससे वो क्या करेगा, दुनिया में कुछ नई चीज बना कर देगा आपको। तो फिर फाइनली वो कहता है कि पाकिस्तान का जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो भी इसी तरह का ही है। उससे भी आप कोई है ना, कोई ये ना सोचें कि कोई ब्राइटर चीज हमें मिलकर आएगी। और फाइनली वो कहता है देयर ओनली चांसेस लाइज इन सेल्फ लर्निंग, कि बच्चों को ये सिखा दें कि सेल्फ लर्निंग कैसे करनी है, और बस फिर छोड़ दें, वो खुद ही दुनिया को एक्सप्लोर कर लेंगे, खुद ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली वन डे दे मेड मैनी डिफरेंट एंड न्यू थिंग्स। तो जनाब ये था आपका जो था फर्स्ट वाला ओपिनियन, और इसके अंदर उसने डिस्कशन जो की चीज़ें वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और इसको आप मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर ले सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात करूं, उसके अंदर आप ये बात कर सकते हैं, ठीक है, नंबर वन के ऊपर। नंबर टू, अगर इसके ऊपर आप बात करना चाहें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत की, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी की, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमी को उसके अंदर लेकर आना चाहें, उसके अंदर आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और यानी कि ये आप यानी कि बहुत सारी डिमेंशंस हैं जिसके ऊपर आप इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इनको फिट करना शुरू हो जाएंगे। यानी कि कुछ जो एरियाज उसने ये इसके अंदर टच किए हैं ना, जैसे पाकिस्तान में डिग्री की क्या वैल्यू है, एजुकेशन की क्या वैल्यू है, रिसर्च पेपर्स की क्या हिस्ट्री रही है, और इसके अलावा जॉब यहाँ पर कैसे मिलती है, कि आपको पता चलेगा करप्शन क्या है यहाँ कितनी ज़्यादा है, कि जॉब्स लेने के लिए भी क्या करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरलिंक होती हैं, और इनको इंटरलिंक करके आपने क्या करना है, ऐसे में लिख देना है, एंड दैट फाइनली यू विल गॉट मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। आगे आपका सेकंड ओपिनियन है, 50 years लेटर। बड़ा प्यारा लिखा जी इन्होंने भी। और 50 years लेटर से सीधी सी बात हो जाती है, कहती है 1973 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, 50 साल गुजर गए हैं, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमने कोई तरक्की नहीं की। वहीं के वहीं कैसे खड़े हैं, दो चीज़ों के ऊपर इसका फोकस रहता है, दो तीन चीज़ों के ऊपर। नंबर वन, इलेक्शंस के ऊपर, कहती है इलेक्शंस करवाए, डिले होता है, अभी भी डिले हो रहा है, 50 साल गुजर गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सुनता ही नहीं है। नंबर टू, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, अब भी उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। नंबर थ्री, डिपार्टमेंट्स की बात करती है, सिविलियंस की, कहती है जुडिशरी और एग्जेक्टिव आपस में अभी भी लड़ रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्स को अभी भी तरजीह दी जा रही है। मतलब कि 50 साल गुजर गए हैं, और ये बेचारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बेचारों की तरह फिर रहा है, कभी इसके सुन लेते हैं और कभी इसकी नहीं सुनते। सो ये इसका है 50 years लेटर का कंसेप्ट। क्रक्स हल्का सा दे देता हूँ कि इसने इसको किस तरह से एलेबोरेट किया है,
नंबर 1 पे उसने 1956 कॉन्स्टिट्यूशन का हल्का सा टच दिया, फिर 1962 को कॉन्स्टिट्यूशन को टच दिया और फिर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाती है, जो इसका मेन पर्पस था, जिसको मेन ओपिनियन लिखने का। तो यहाँ पर वो लिखती है 50 ईयर्स नो, 50 साल हो गए हैं, बट अभी भी जो है नेशन जो है हमारी अभी भी स्टक है उसी रेपिटेटिव साइकिल के अंदर, वही साइकिल जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी साइकिल के अंदर हम अभी भी क्या है, फंसे हुए हैं। वो क्या है कि फ्री एंड टाइमली पोल्स, कि टाइम से इलेक्शन करा दो और फेयर करा दो, फेयर एंड टाइमली पोल्स, एक ये मसला, बेसिक राइट्स का मतलब, और तीसरा सिविलियन एम्पावरमेंट, जो सिविलियंस अदारे हैं और सिविलियन लोग हैं उनकी एम्पावरमेंट। तो इसी चक्कर के अंदर हम पिछले 50 साल से फंसे हुए हैं और अभी भी इन तीनों चक्करों के अंदर हम फंसे हुए हैं, और इसको वो एक्सप्लेन करेगी। पहले इलेक्शंस को डिस्कस करेगी कि क्या हाल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और ये लोग किस तरह इलेक्शन करवा रहे हैं, उसकी बात करेगी। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से राइट्स देता है और इन राइट्स की धज्जियां कैसे पाकिस्तान में उड़ाई जा रही हैं, और उसके बाद इन फोर्स डिसअपीयरेंस जो कि आपके राइट्स के अंदर ही आ जाता है, उसकी बात करेगी। उठा के ले जाते हैं जहां, जब जिसको चाहता है, जब चाहता है उठा लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहता, लेकिन ये उठा लेते हैं अपनी मर्जी से। कौन उठा लेता है वो बात करेगी। और फिर जुडिशरी की बात करेगी कि किस तरह जुडिशियल पावर जो है वो कोलाइड कर रही है एग्जेक्टिव पावर के साथ, और मिलिट्री ट्रायल्स की बात फिर बीच में आ जाएगी, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वो डिस्कस करेगी। सो जी, ये चीजें इसके अंदर आपके सेकंड ओपिनियन के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहती है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिर्फ दो सर्वाइव फॉर 2.5 ईयर, 2.5 साल तक उसने सर्वाइव किया, और उसके बाद अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया अक्टूबर 1958 में। उसके बाद उन्होंने ही, अयूब खान साहब ने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसने फिर कहता है कि वाज द वर्क ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर, और उसका फिर उसने कहा, उसको ऐसे उन्होंने पढ़ा, आई फील मार्शल मोहम्मद अयूब खान डू हेयर बाय इंटेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी यानी कि ये आप रीडिंग है, ये आप खुद ही बेशक कर लीजिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सेकंड वो कहती है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, और उसमें फिर क्या हो जाता है कि उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। वहां पर लिखा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी कि ये उन्होंने बनाया, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान डू हियर बाय थ्रू आवर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं विल ऑफ द पीपल से, ठीक है। और कहती है फिर आगे जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, और अब कहती है कि इट हैज इंडल्ड अटैक बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स, ने इसके ऊपर भी अटैक काफी दफा किया, इसको सस्पेंड भी किया, एंड 50 ईयर्स दिस ईयर, अब इस साल कहती है इसको 50 साल हो गए हैं। बट इवन 50 ईयर्स जो डेमोक्रेसी है ना और फंडामेंटल फ्रीडम है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है, वो अभी तक सिक्योर नहीं हुई, ना तो डेमोक्रेसी और ना ही फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम, वो अभी भी क्या हुआ है, सिक्योर नहीं हुई। और ये जो नेशन है ये स्टक हो चुकी है किसके अंदर, टाइमली फ्री फेयर इलेक्शंस के ऊपर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एंड द एम्पावरमेंट ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है। कहती है इसी साइकिल में जो है अभी भी हम लोग फंसे हुए हैं, अभी भी हमारी नेशन जो है वो फंसी हुई है, ठीक है। तो आगे वो बात करती है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप लेगी। फर्स्ट वो कहती है सबसे पहले किसकी बात करेगी, जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगी, द राइट टू गवर्न बाय वन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहता है कि भाई साहब कौन इस मुल्क को चलाएगा, उसकी बात करती है। कि फर्स्ट मैं ये बात करती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कौन चलाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है जो इलेक्टेड होंगे, रिप्रेजेंटेशन होगी जिनके पास, वो चलाएंगे, ठीक है ना, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्शन होने के बाद जो है वो चलाएंगे। लेकिन कहती है पंजाब और केपी के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट इन दोनों को चलाई जा रही है पिछले 11 महीने से। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है इलेक्शंस होंगे और जो आएगा वो चलाएगा, लेकिन यहाँ पर 11 महीने से कौन चलाई जा रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट ही चलाई जा रही है। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड को क्या किया था, वायलेट किया गया। क्यों वायलेशन की गई, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लगा दिया गया, ठीक है ना। और इसको क्या, इसके साथ क्या लगा दिया गया, एक्सक्यूजेस कौन से, कि लैक ऑफ फंड्स है, हमारे पास फंड नहीं है। जब ये हुई ना इनकी ये वाली केपी की और पंजाब गवर्नमेंट की, इनकी असम्बलियां इन्होंने पीटीआई वालों ने तोड़ दी थी, खत्म कर दी थी। तो जब कहा गया ना इलेक्शन करवाओ, तो फिर क्या हुआ गया, फिर ये वाले बहाने लगाए गए। नंबर एक, पैसे नहीं है, फंड नहीं है। नंबर दो, कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भाई अच्छी नहीं है, इस आप ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। और साइमल्टेनियसली प्रोविंशियल, और फिर ये कहा कि जो अगर हम अभी प्रोविंशियल इलेक्शन करवा देंगे तो बाद में जो होंगे दूसरे वाले इलेक्शन,
नेशनल लेवल के जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन बाद में करवाएंगे तो वो तो काम नहीं ना सही होना, हम इकट्ठे ही करवाएंगे। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस देकर जो कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुंजाइश नहीं है, मगर कहाँ पर गुंजाइश है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कौन इस्तेमाल करता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसको इस्तेमाल करती है, और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और ये वाले हीले हाने लगाकर तो ऐसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आपके मुल्क को पिछले 11 माह से चलाई जा रही है, जो कि सीधा सीधा क्या है, वायलेशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ये कहता है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो जो क्या करेगी, वो आपके मुल्क को चलाएगी, आपके लोगों को चलाएगी। तो ये है हाल आपके सामने 50 साल के बाद। ठीक है, और यही हमेशा से होता आया है और अब भी यही हो रहा है, और दुआ करें कि फरवरी 8 को आपके इलेक्शन हो जाएं, जो कि मुश्किल लग रहा है। आगे आ जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी कहा कि जनाब अली ऑर्डर्स दिए बकायदा कि 14 मई को इलेक्शन करवाओ। इसके बावजूद जो था हाई कोर्ट का जो डिसीजन था ऑफ द लैंड, उसको क्या कर दिया गया, उसको भी किसी ने नहीं माना। बड़ी वार्निंग भी दी गई प्रोविंशियल पोल्स करवाने के ऊपर, लेकिन क्या हुआ, कोई चक्कर नहीं, किसी ने कोई इलेक्शंस नहीं करवाए। तो इसका मतलब है आपकी जो प्रोविंशियल आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस चीज़ के ऊपर जो है बिल्कुल कुछ नहीं कर सकी, आपकी हाई कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर सकी। और ये क्यों नहीं कुछ कर सकती, बात फिर वहीं पे आकर रुक जाती है। और अब जो कह रहे हैं कि अब डेट फॉर द इलेक्शन कौन सी दी गई है, 8 फरवरी 2024। और बड़ा प्यारा यहाँ पर इसने जुमला लिखा है, कहते हैं कि ये जो डेट दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है 90 दिन के बाद करवा दें इलेक्शन। तो ये जो डेट जो दी गई है 90 दिन के बाद वाली तो नहीं है, ये तो जो है वायलेशन है सीधी सीधी, 90 दिन के बाद वाली है। तो कहता है असल में ये जो फरवरी 8 है ना, ये डेट तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर नहीं दी गई, बल्कि बेस्ट नेसेसिटी के ऊपर दी गई है। अनदर नेम नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्राइन थी ना, कि जरूरत है। और वो ये कौन देता है, जो देते हैं वो आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट देती है। तो उन्होंने ये कहा है कि ठीक है इसको डेट को करवा दो, और हो सकता है कि अगर ये नेसेसिटी की जरूरत उनकी पूरी ना हुई तो वो ये डेट आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है इसी के ऊपर ही आपका इलेक्शन होगा। दूसरी बात वो करता है आगे कि जो सेकंड, पहला बात होगी आपकी इलेक्शंस की कि हम पिछले 50 साल हो गए हैं और उसी चक्कर में अभी भी फंसे हुए हैं हीले बहाने लगाकर। दूसरा वो बात करता है सेकंड बात फंडामेंटल राइट्स की, जो कि कौन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका गारंटी करता है। और इनको भी क्या किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी के बगैर ही वायलेट किया जा रहा है। आर्टिकल 9 क्या कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी इंसान जो है उसकी जो लाइफ है और उसकी जो आज़ादी है उसको लॉ के मुताबिक क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। तो आर्टिकल 10(2) क्या कहता है कि हर एक जो शहरी है, कोई भी शहरी है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया गया है और डिटेन किया गया है कस्टडी में, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने। और ये टाइम होता है वो आई थिंक सो 48 आवर्स के अंदर अंदर, आप लोगों ने 48 या 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने इसको क्या करना होता है, कोर्ट के सामने पेश करना होता है। ये है आपका आर्टिकल 102। और हो क्या है, हो ये रहा है कि लोगों को डिसअपीयरेंस के चक्कर में उठा कर ले दिया जाता है, लोगों को उठा कर ले जाते हैं और लोगों को जो है डिटेंशन फैसिलिटीज अननोन जगह पर लिख लिया जाता है। और उनको कहा जाता है कि हमने तो अरेस्ट ही नहीं किया, तो कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाता है। और जस्टिस अतहर मिनाल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये पाकिस्तान के अंदर एक नया फिनोमेना है जहां पर डिसअपीयरेंस के केसेस को क्या किया जाता है, लोगों को जो है ना उठाकर ले दिया जाता है और उनके जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन की जाती है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जनाब अली चल रहा है। और इस तरह के जो मुशर्रफ साहब ने अपनी बुक लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर, उसके अंदर उन्होंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि हाँ जी मैंने भी कुछ लोगों को एडमिट किया, मैंने भी कुछ को डिटेन किया था कि ड्यू टू के उनके ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज का शक था, इसलिए उनको हम लोगों ने डिटेन करके रखा हुआ था। इनफोर्स डिसअपीयरेंस के ऊपर बात करता है कि ये जो है इनफोर्स डिसअपीयरेंस खास तौर पर बलोचिस्तान में और केपीके के पार्ट्स के अंदर जो है, ये जो है जहाँ पर पॉलिटिशियंस को क्या किया जाता है, उनको उठा कर ले जाते हैं हफ्ता महीना, और जब तक वो अपनी मर्जी की उनसे स्टेटमेंट्स ना ली जाएं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हो रहा था, उनके बंदों को उठाकर ले जाते थे और जब वो इस चीज़ पर राजी हो जाते थे कि हम ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम जो है पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहे हैं या हम उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट देते थे, तो उनको छोड़ दिया जाता था। तो ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस के काम को लेकर।
और फॉर्मर जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने अपनी किताब जो है स्लैटर विदाउट अ नाइफ, ज़िबा करना बगैर चाकू के, उसमें उन्होंने लिखा कि एक हियरिंग थी मिसिंग पर्सन्स की, जहां पर दो बच्चे जो टीनेजर थे जिन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वो आए अपने वालिद साहब के केस को लेकर, जहां पर उनके वालिद साहब क्या थे, मिसिंग थे। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन किया फेडरल सेक्रेटरी से जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री का था, उससे पूछा यार कि क्या आप वर्किंग क्यों नहीं कर रहे, क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रही इस केसेस के ऊपर। तो उसने मुझे जवाब दिया कि जनाब हमें कोऑपरेशन नहीं मिल रही फ्रॉम द कंसर्न क्वार्टर जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। कौन कह रहा है? आपका फेडरल सेक्रेटरी कह रहा है ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री का, कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं जनाब, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो ये हाल है आपके डिफेंस सेक्रेटरी का, ठीक है। ओवरऑल वो कहता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एग्जेक्टिव जो अथॉरिटीज है ना, वो जो है ना ट्रीट करती हैं ये कोर्ट्स के आर्डर को जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना। अगर एक केस में बेल हो जाती है तो दूसरे में क्या कर सकते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो यही मिसिंग पर्सन का जो है हाल करते हैं, यानी कि कोर्ट्स के आर्डर को वो बस जस्ट एक पीस ऑफ पेपर के तौर पर लेते हैं, एग्जेक्टिव वाले इसको इतना सीरियस लेते नहीं है। और आगे वो बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना, वो तो सादा सादा कहता है कि जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी, इनकी जो पावर्स है ना, उनको वो डिफाइन करता है कि लहदा लहदा कर देता है। लेकिन इसके बावजूद जो है आर्मी जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ये पावर दी जाती है कि वो ट्रायल करें सिविलियंस का। तो ये सीधा सीधा क्या है कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट अगर आप बनाते हैं तो ये एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम आप बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जुडिशियल सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो लोगों के क्या कर सके, उनके केसेस को सुन सके, तो आप पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बना देते हैं। और कहा है कि हमारी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उनको भी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या है, एतबार ही नहीं है। और कुछ दिन पहले नेशनल असेंबली के अंदर जो है एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, जिसके अंदर जो है सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में करवाने का कहा गया। और लेकिन इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक डिसीजन किया था, और उसके अंदर उसने बताया था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो बन रही हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो बनाई जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स, वो जो कोर्ट्स हैं जो कि सिविलियंस को ट्रायल करने की इजाजत देती हैं, बेसिकली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनके वो वाला जो सेक्शन है इसका मिलिट्री पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, इसका एक सेक्शन है, उस सेक्शन के तहत क्या किया जाता है, सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसके ऊपर हमने एक ओपिनियन भी डिस्कस किया है कि क्यों वो कह रही है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक वक्त तक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर इसको एक वैलिडिटी दी गई थी, और वो टाइम गुजर चुका है, और अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बावजूद इसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स वो बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो डिसीजन था इसके ऊपर क्या किया गया, कहता है, और कहता है कि फर्स्ट टाइम जो था ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई गई थी, ये किसने बनाई थी, ये आपके जो है अयूब के वक्त में, अयूब के इरा के अंदर जो है आपका ये वाले मिलिट्री कोर्ट्स वाला काम जो है ये शुरू हुआ था। और आगे वो फिर फाइनली आगे क्या करता है, आगे वो कहता है कि ये कहना कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो है वो ये इंसिस्ट करना कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बेहतर जस्टिस करेंगी, मतलब कि जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ब्रोक हो चुका है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये कहना जो है बिल्कुल गलत है। ये क्या करना है कि हैंड ओवर करना सिविलियंस को मिलिट्री वालों को, ये बिल्कुल गलत है। आपको चाहिए कि आपने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या करें, ट्रस्ट करें, इनको फ्लोरिश करने। और अब आपको रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस काबिल नहीं है, तो आप उसको क्या करें, उसको रिफॉर्म्स करें। मगर इसका आंसर ये तो नहीं है कि आप मिलिट्री से कहें कि क्या ये आंसर है कि आप मिलिट्री से कहें कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करो, नहीं। आप अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर आप समझते हैं कि वो ये वीक है तो उसको रिफॉर्म्स करके स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है ना। लेकिन वो कहता है कि 50 ईयर्स गुजर चुके हैं और अभी भी जब लोग हैं ना, वो इसी जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है ना कमांड और कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू है, यानी कि अभी भी जो है उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, उसके अभी भी उनके फंडामेंटल राइट्स की क्या की जा रही है, वायलेशन ही की जा रही है। सो जी ये था आपका सेकंड और ओपिनियन और हमारा फिफ्थ चैप्टर। नो वी मूव फॉरवर्ड, नॉर्वेजियन रेसिपी। ले जी, नॉर्वेजियन रेसिपी के अंदर वो अब क्या आपको बताएगा, ठीक है। पहले तो आपको दिखा दें नॉर्वे, फिर नॉर्वे कहाँ पे है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने फर्स्ट ओपिनियन में भी देखा
ये है जी नॉर्वे, ऑस्लो इसका कैपिटल है, ये यूनाइटेड किंगडम, ये आपका डेनमार्क, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक, ये है जी नॉर्वे। अब इन नॉर्वे वालों ने क्या किया है, इन नॉर्वे वालों ने जनाबी अली कुछ एक दो काम किए हैं, और वो काम ये किए हैं, जो इन्होंने रेसिपी बनाई है ना, रेसिपी आपको पता है जिसकी कहते हैं, इनके मुल्क में बेसिकली जो था ना वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, उसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने कुछ प्लान बनाया है, और उस प्लान को ये लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्लान को लेकर इन्होंने कहा है नॉर्वेजियन रेसिपी, कि वो क्या रेसिपी इन लोगों ने बनाई है, और उस रेसिपी में क्या क्या चीजें इन लोगों ने रखी हैं, काफी मल्टीपल चीजें रखी हैं उन्होंने। तो ये बेसिकली जो प्लान बनाया गया है, उसके अंदर इनका मेन मकसद ये है कि जो है रेडिकलाइजेशन होगी, और इसके अलावा जो है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हो गया, ठीक है, हेट क्राइम्स हो गए, इन तीन चीजों को टैकल करना कि इसको सोसाइटी से कैसे कम किया जाए, कैसे निकाला जाए। तो अगर ये रेसिपी आप लोग पढ़ते हैं, आपको समझ आती है, गवर्नमेंट अगर पढ़ती है, उनको अच्छी लगती है, तो इसके जो जो चीजें उनको समझ आती है कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में भी एप्लीकेबल हैं, तो वो एप्लीकेबल हो सकती हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा पहले कि उसकी क्या क्या चीजें हैं। तो ये वो रेसिपी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है कि नॉर्वे वालों ने कौन सा प्लान बनाया है। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, इसको कम्बैट करने के लिए नॉर्वे ने एक एक्शन प्लान बनाया है अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। पहले तो उसकी डेफिनेशन बताया गया इन तीनों की, इसकी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की और हेट एक्सपीरियंस जो है उसकी। उसके बाद हिस्ट्री हल्की सी डिस्कस करेगा, फिर 5 एरियाज है उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और फिर डिस्कस करेगा मेयर्स। हाँ, इस ओपिनियन के अंदर ये जो है ना, बेसिकली काफी चीजें हैं जो उसने क्या कर दी हैं, काफी चीजें हैं, यानी कि मिक्सअप कर दी हैं। कभी होता है ना, बिल्कुल एक जैसे हम पहले दो ओपिनियंस करते हैं, उनके अंदर एक मेन आइडिया होता है, और उसके बाद उस मेन आइडिया को क्या किया जाता है, एलेबोरेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट चीज होगी, ये आइडिया तो इसके अंदर नहीं होगा, ये ज्यादातर आप कह सकते हैं इनके जो आखिरी दो ओपिनियंस होते हैं ना, उनके अंदर नॉलेज बेस्ड बातें ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप कहते हैं कॉपी पेस्ट बातें ज्यादा होती हैं, कॉपी पेस्ट वाली चीजें ज्यादा होती हैं, जो एक क्रिप्टिव चीजें थोड़ी सी कम होती हैं। तो जी चलें इसका व्यू लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं जनाब को। सो जी वो कहते हैं कि नॉर्वे वालों ने एक एक्शन प्लान बनाया है अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन एंड वायलेंस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है ना, ताकि वो इफेक्टिवली काउंटर कर सकें वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को, ठीक है, रेडिकलाइजेशन को, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को, और इसके अलावा हेट जो अपना है ना, हेट क्राइम्स को। तो कहता है कि ये क्यों बनाया गया, ताकि सेफ किया जा सके, किसको सेफ किया जा सके, सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी, ताकि डेमोक्रेसी को बचाया जा सके इस मुल्क के अंदर, ह्यूमन राइट्स को बचाया जा सके, उनको सेफ गार्ड किया जा सके, और इस मुल्क की सिक्योरिटी को सेफ किया जा सके। इन तीन चीजों को करने के लिए ये प्लान बनाया गया। अब प्लान का जो प्राइमरी गोल क्या है कि आइडेंटिफाई करना और सपोर्ट करना उन इंडिविजुअल्स को जो रेडिकलाइजेशन के रिस्क पर हैं, ठीक है ना, और इंटरवीन करना, पहले ही इंटरवीन करके उनको बचा लेना, इससे पहले कि वो क्या उनको कोई इससे नुकसान हो। ये इसका मेन मकसद है कि पहले ही उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो इस रेडिकलाइजेशन से अफेक्ट हो सकते हैं, उनको पहले ही ढूंढकर, इससे पहले कि उनके ऊपर अफेक्ट हो, वो इस रेडिकलाइजेशन का हिस्सा बने, तो पहले ही उनको पकड़ लो, और पहले ही उनको क्या कर लो, कुछ मामलात उनके साथ करके उनको ठीक कर लो। अच्छा, आगे वो कहता है कि जो अर्ली प्रिवेंशन, वो क्या है, उसमें क्या कहता है कि अ शेयर्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्ड अ ब्रॉड कोलिशन। इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके अंदर कोई वो नहीं है, आइडिया नहीं है, इसके अंदर है मटेरियल है, इसके अंदर आइडियाज नहीं है, मटेरियल है बहुत ज्यादा। तो ये आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप इसके अंदर से मटेरियल निकालना चाहते हैं। मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया ना, वो होते हैं आइडियाज, वो आपको सुनने से आपके जहन में फिक्स हो जाते हैं कि हाँ ये बात ही आपको याद रह जाते हैं। लेकिन ये चीजें होती हैं, क्या होती हैं, ये ज्यादातर मटेरियलिस्टिक होती हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट होती हैं, उधर से उठाकर डाटा लगाया होता है इन लोगों ने। तो पहले वो सबसे पहले ये कहता है कि जो सोसाइटी है ना, उनको एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सामने रख दी जाती है, जिसमें उनको इन्वॉल्व किया जाता है, सारे बंदों को इस काम के अंदर क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, अकेले डिपार्टमेंट का काम नहीं है।
अब उस वर्किंग ग्रुप के अंदर होगा कौन कौन, ये मैंने सारा निशान लगा दिया, ये सारे लोग होंगे। उसके अंदर होंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है ना, यानी कि 9 मिनिस्टर होंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे, लोकल गवर्नमेंट होगी और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जिनको लीड करेगा जस्टिस एंड पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री। अब देखें ना, ये चीजें क्या है, ये आपको डाटा ही है कि इतने ये ग्रुप होगा पूरे का पूरा जो मिलकर काम करेगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, ये सारा आपने लिख लेना है कि ये सारा का सारा मिलकर काम करेगा, या आप एक ही चीज अपने ज़हन में रखें कि ये क्या काम, जो ये वाला काम अगर हम पाकिस्तान में भी करते हैं तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसको तौर पर लेना पड़ेगा। तो कहता है ये जो इतना बड़ा ग्रुप बनाया, इससे पता चलता है कि ये कम्प्लेक्सी कितना कम्प्लेक्स है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करना, और कितनी जरूरत है कि हम यूनिफाई होकर काम करें, ठीक है ना। तो पहले वो कहते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये ग्रुप बना लिए, उसके बाद दूसरा काम हमने ये किया कि हमने इसकी डेफिनेशन कर ली, कि पहले हमें पता तो उनकी डेफिनेशन क्या है। डिफाइन टर्म्स है, चाहे रेडिकलाइजेशन हो गया उसको डिफाइन कर लिया, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को डिफाइन कर लिया और हेट क्राइम को डिफाइन कर लिया, ताकि क्या है इफेक्टिव एक्शंस लिया जा सके और इनको मिस इंटरप्रेट हम ना करें। तो रेडिकलाइजेशन सबसे पहले, इसकी क्या डेफिनेशन वो कहता है, इसका डेफिनेशन कहता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है ना उनको इंक्रीजिंगली इंडोर्स वायलेंस टू अचीव, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस गोल्स को हासिल करने के लिए। तो ये कौन होंगे, रेडिकल्स। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में कहता है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में ये है कि इन्वॉल्व्स द विलिंगनेस टू यूज वायलेंस फॉर सिमिलर पर्पसेस, कि इसके अंदर जो है कि सिमिलर पर्पसेस जो ऊपर वाले हैं, यानी कि कौन से पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस गोल्स, उसको क्या करना चाहिए, उसको हासिल करने के लिए यूज ऑफ वायलेंस जो है वो करें, तो उसको हम कहेंगे वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। और हेट क्राइम का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप के खिलाफ जो है वो नफरत होगी, तो हम उसको कहेंगे हेट क्राइम। अब कहता है नॉर्वे के अंदर जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की जो लैंडस्केप है ना, ये इवॉल्व होता है 9/11 के बाद, ठीक है ना, पोस्ट 9/11 के, यानी कि सॉरी, इवॉल्व पोस्ट 9/11, 9/11 से पहले ही यहाँ पर था ये। कब से, जब से 1990s के अंदर जो है, कहता है 2011 के अंदर जो टेरर अटैक होता है बाय एंडर बहरीन ब्रीफ, जिसके रिजल्ट में क्या होता है 11 डेथ्स हो जाती हैं। तो उसके बाद ये जो है ये डोमेस्टिकली जो है ये ग्रो करना हो शुरू हो जाता है, और ये सिर्फ एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज नहीं और ट्रेनिंग्स नहीं बल्कि डोमेस्टिकली भी ग्रो कर रहा है। और इसके अलावा इंटरनेट, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसकी रेडिकलाइजेशन में क्या कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है। तो ये बेसिकली अगर आप टॉपिक लेते हैं ना, तो इसके अंदर मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपने इसको कवर कैसे करना है पेपर पर्सपेक्टिव में। इसके अंदर जो है वो आगे वो कहता है कि नॉर्वे के जो है फेसिस टू मेन एक्सटर्नल, नॉर्वे को दो बाहर के जो मेन थ्रेट हैं, ठीक है ना। नॉर्वे फेसिस टू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, दो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज है नॉर्वे के अंदर, रिलीजियस इंस्पायर्ड एक्सट्रीमिस्ट और राइट विंग एंटी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। नॉर्वे के अंदर अभी आपने आज पढ़ा था ना, डेनमार्क वालों ने बनाया है ना अपना वो वाला डैनिश लॉ, तो ये भी वही समझ लें, एक तो रिलीजियस इंस्पायर्ड एक्सट्रीमिस्ट है और एक जो है राइट विंग एंटी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है। तो कहता है ये आइडियोलॉजी जो है ये प्रोवोक करते हैं एक दूसरे को, और वायलेंट इसकी आउटकम होती है। और कहता है 2014 के अंदर ये सबसे पहले प्लान जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, नॉर्वे एक्शन प्लान, और 2020 के अंदर जो है इसको रिवाइज किया गया, और इसके अंदर 30 मेजर्स जो हैं वो लिए गए, जिसमें 5 प्रायोरिटी एरियाज थे। अब वो क्या थे कि इम्फासाइज करना एक्सपर्टीज के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर, इनहेबिट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अंदर, ग्रोथ एंड प्रमोट इंटीग्रेशन। और ये जो असल में ये क्या है कि ये जो प्लान है ये कहता है कि कोलैबोरेशन होनी चाहिए बिटवीन पुलिस एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि पुलिस के दरमियान और जहाँ पर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए कोऑपरेशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी क्या हों, जो लोकल पॉलिटिशियंस भी इसके अंदर जो है वो एंगेज हों। 2014 के अंदर जो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज ने मिलकर भी एक ये नेटवर्क बनाया था, ठीक है ना। उसमें क्या किया गया था कि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, ठीक है, और कलेक्टिव एक्शन भी ले रहे थे। तो ये जो इनिशिएटिव था, ये इंडिविजुअल एक्शन प्लान जो कंट्रीज ने बनाया था,
इसमें क्या काफ़ी हेल्पफुल था। इससे क्या थी कि एक तो एडवांस लेवल के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च हो रही थी और लोकल जो है वो स्ट्रेटजीज भी इस्तेमाल की जा रही थी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये कोई एक सिंगल प्लान नहीं होगा, ताकि ये जो है इसी तरह से होगा कि इसमें जो है डाटा है सिर्फ, ठीक है। और नॉर्वे ने जो प्लान बनाया उसके अंदर फोकस करने वाली चीजें कौन सी हैं, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। ये आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं कि ये वाली मैयर्स हैं जिनके ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं। दूसरे जो मैयर्स हैं उनके अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो टीचर्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं ताकि टीचर्स जो है वो अपना किरदार अदा करें। इसी तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी ग्रोथ को लेकर उनकी रिक्रूटमेंट भी जो है वो की फोकस है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो कैसे जो है वो ग्रोथ उनकी क्या है और वो क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कैसे कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके दरमियान इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करवाई जा रही है, रिकग्नाइज करना कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हैं। अब कहते हैं नॉर्वे की जो अप्रोच है ना वो बेसिकली रिक्रूटमेंट के ऊपर है, ठीक है ना, कि जो ये वाले मिलिटेंट हैं इनकी आइडियोलॉजी जो है वो कैसे जो है ऑनलाइन जो है एक्सपैंड कर रही है, वो रिक्रूटमेंट कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए 6 मिनिस्टर्स जो है ना उनको ये टास्क दिया गया है। तो नॉर्वे जो स्ट्रेटजी जो सेट की गई है ना वो अदर नेशंस के लिए भी क्या है वो हेल्पफुल रहेगी। अदर नेशंस भी इसको इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को अपने लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, उनके लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि उन्होंने एक प्लान मुरतब किया है और उस प्लान के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो वायलेंस एक्सट्रीमिज्म है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो प्लान जो था वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर था, बेसिकली कोऑपरेशन करना, मिलकर काम करना सारे डिपार्टमेंट्स का, ऑनलाइन जो है हो रही है रिक्रूटमेंट उसको देखना, और ये जो मेजर्स लेने ये वाले जिनके ऊपर मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है ना। इन मेजर्स के अंदर क्या है जी, फोकस ऑन रिसर्च अंडरस्टैंडिंग द रेडिकलाइजेशन प्रोसेस, एड्रेसिंग फॉरेन फाइटर्स challenges and developing competency in the health sector to tackle violent extremism and related mental health issues, ठीक है ना। It also emphasizes organizing youth dialogue, developing preventive literature in the field of countering violent extremism and enhancing knowledge in the justice sector। तो ये सारे के सारे काम क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कम कर सकते हैं। तो ये प्लान कहता है कि दूसरी कंट्रीज भी अडॉप्ट कर सकती हैं। ये वाला ओपिनियन बेसिकली जो है ये क्या है, मटीरियलिस्टिक है, इसमें डाटा है बस और कुछ नहीं है। और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मेन जो क्या था इसके अंदर। आगे आ जाता है हमारा टुडे लास्ट ओपिनियन, इंट्रेंच्ड अब्यूज। इंट्रेंच बेसिकली पहले इसका मतलब देख लें कि वो मतलब यहाँ पर क्या फिक्स होता है। कहता है कि एक ऐसा एटीट्यूड या हैबिट या बिलीफ जो कि एस्टेब्लिश हो जाए फिर्मली और बड़ा मुश्किल हो जाए आपके लिए कि आप उसको चेंज कर सकें और बदल सकें, इनग्रेन्ड। तो ये किसके बारे में अब्यूज के बाद में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है चाइल्ड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रही है। इसको आप पाकिस्तान के सोशल इश्यूज के अंदर जो है वो मेन टॉपिक आपका रहेगा, सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं चाइल्ड अब्यूज को। और इसके अंदर भी इस ओपिनियन के अंदर भी डाटा ही है डिफरेंट किस्म का, और वो डाटा मैं आपको हाईलाइट करके जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। वो क्या है जी, कहता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पाकिस्तान के अंदर हो रही है और रिक्वायर्ड क्या है, साइकेट्रिस्ट इनसाइट कि साइकोलॉजिकली देखा जाए अब जो बच्चे जिनकी यानी कि जिनको सेक्सुअलॉजी अब्यूज हो गई है तो उनके उसके बाद भी उनको साइकोलॉजिकली उनका चेकअप किया जाए, उनको उनके ऊपर नजर रखी जाए कि उनके ज़हनी असरात क्या पड़े हैं उसके ऊपर। और इसके अलावा जो बंदे ये काम करते हैं उनको भी साइकोलॉजिकली चेक किया जाए कि क्या उनकी मेंटल एबिलिटी ठीक थी, मेंटल हेल्थ ठीक थी, ठीक है ना। इस हिस्ट्री के मुख्तलिफ वाकयात की जो केसेस की वो बात करता है। जैनब अलर्ट बिल जो है उसका वो एक कहता है कि अच्छी होप थी, पॉजिटिव थी वो, इसके अंदर उसने डिस्कस नहीं किया, बस कह दिया। हाउ टू एड्रेस डिफरेंट मेजर्स जो है वो वक्तन वक्तन वो डिस्कस करता है। तो मैं इसमें आपको जो है मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। असल में ये सारे वाकयात ज्यादातर इसमें होंगे और एक दो चीजें मैयर्स वाली होंगी। सबसे पहले वो कहता है कि जैनब अंसारी के जो ट्रेजिडी हुई 2018 में, आपको पता है कि छोटी बच्ची थी उसका रेप कर दिया गया और 2020 में कन्विक्शन हुआ किसका, सुहेल अयाज का, जिसने ये काम किया, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि एक क्लैरिक जो था धापी के अंदर विलेज के अंदर उसने भी सेक्सुअल अब्यूज की, ठीक है ना।
और पंजाब के अंदर भी कहता है कि ये एक मसला चल रहा है, सिस्टमेटिकली फेलियर हो रहा है। 2015 की बात कर रहा है, कसूर के अंदर एक स्कैंडल था जिसके अंदर तकरीबन 300 बच्चों के साथ ये काम हो रहा था, सेक्सुअली उनको अब्यूज किया जा रहा था। तो इससे क्या कहता है कि ये क्या है, अगर ये बार बार ये वाकयात हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सोसाइटी निगलेक्ट कर रही है इनको, और जुडिशरी भी जो है इस चीज को सीरियस नहीं ले रही। और कसूर के इंसिडेंट के बारे में कहता है कि होना तो ये चाहिए था कि उस नेटवर्क को डिमांड तो ये होनी चाहिए कि उसको उस नेटवर्क को डिसमेंटल किया जाता, उसको क्या किया जाता, उसको अच्छी खासी जो है सजा दी जाती, और उसके बाद जो विक्टिम थे उनको साइकोलॉजिकली भी उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखी जाती कि उनका क्या हाल है। अब ये 2015 के अंदर जो था बेसिकली काफी एक चला था कि बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे, ऑलमोस्ट 300 के करीब बच्चे थे, पोर्नोग्राफी यानी कि उनकी वीडियोस वगैरह बनाई जाती थी। और फिर कहता है बच्चे जो हैं वो कसूर के हों, दापी के हों, रावलपिंडी के हों या किसी भी रीजन के हों, वो डिजर्व करते हैं कि उनको अश्योर किया जाए उनके राइट्स को, और उनकी सिक्योर किया जाए उनकी चाइल्डहुड को। और फिर वो आगे बताता है कि साहिर रिपोर्ट जो आई है उसके स्टैटिस्टिक के मुताबिक पहले आधे साल में 2023 के फर्स्ट हाफ ईयर के अंदर तकरीबन डबल डबल टू 27 चाइल्ड अब्यूज जो उसके केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि अलार्मिंग है। और और ये जो है कहता है लो कन्विक्शन रेट ऑफ लेस देन 2% है। अबडक्शन यानी इसमें है, रेप है, मिसिंग चिल्ड्रंस हैं। और फिर एक अलार्मिंग चीज वो ये कहता है कि इन इंसिडेंट्स के अंदर एक चीज ये देखी गई है कि जो काम परपिट्रेटर हैं, जो जो ये जुर्म करते हैं, वो फेमिलियर हैं, ठीक है ना, यानी कि वो नजदीकी हैं उन बच्चों के, ठीक है ना, या तो उनके रिश्तेदार हैं या उनके मामू चाचू फूफू, ये इस तरह से यानी कि नजदीकी लोग हैं, ज्यादा वो हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, सोसाइटी के अंदर एक बिगाड़ पैदा हो रहा है। वो और वो बिगाड़ क्या है कि लोग अब एक दूसरे के ऊपर लोगों ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, ठीक है ना। और ये पंजाब सिंध इस्लामाबाद के अंदर हर जगह पे ये चीज हो रही है। और अब हमारी सोसाइटी इस चीज को लेकर दूसरों के ऊपर क्या करती है, ट्रस्ट नहीं कर रही। अब कहता है कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है ना, उसको क्या किया जाए, इन्हांसमेंट किया जाए, ताकि वो बच्चों की जो ये पोर्नोग्राफी स्टेटस है और जोमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि इसको इन्हांस करने की जरूरत है। एजुकेशन दी जाए कि किस तरह से बच्चे जो है अपना सेल्फ डिफेंस करें, पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएं, और इसके अलावा सेक्स एजुकेशन इनिशिएटिव जो है कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो है वो बढ़ा करे जाए, ताकि जो है लीगल सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इसके बाद एक रजिस्ट्री की बात करता है कि वो जो है एक नेशनल रजिस्ट्री होनी चाहिए जो ये करे कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी उसके पास क्या होना चाहिए, पूरे का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो विजिलेंस करे और आगे देखे कि किस तरह से आगे इसको किस तरह से बेहतरी की जा सकती है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है। और यहाँ पर वो कहता है कि जैनब अलर्ट बिल, ये जो जैनब हमारी बेटी थी जिसके साथ ये हुआ, उसको लेकर ये बिल बनाया गया था। तो कहता है ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप था। और फिर कहता है कि एड्रेसिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन पाकिस्तान, उसके लिए क्या है कि एक स्ट्रेटजी जो है चाहिए जिसके अंदर साइकेट्रिस्ट भी होने चाहिए, ठीक है ना। और कहता है कि लेकिन अब क्या है, ब्रॉड मीडिया आउटरीच टू एजुकेट, लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है। लेकिन फिर आगे वो कहता है कि ये जो कंपेन्स हैं ये तो ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ अब एक और मसला भी है कि हमारे मुल्क में जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, ठीक है। और ख़ास तौर पर ये जो स्पेशलिस्ट हैं ये, यानी कि उन एरिया में जहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये आपको वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर रहते हैं। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से आप इनको जो पिछले वाले इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पर जो है इनको आप फिक्स नहीं कर सकते, मतलब कि साइकेट्रिस्ट की भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है। एंड नेक्स्ट फाइनली वो बात करता है जनाबी अली कि क्या किया जाए कि जो है इसको काउंटर करने के लिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को। तो इसमें जनाबी अली सबसे पहले सवियर पनिशमेंट, सख्त सजा दी जाए जो ये काम करते हैं उनको। यही एक काम है कि उनको इस काम को डेटरेंट मिलेगा, यानी कि डिस्करेज होगी सोसाइटी में, अच्छी खासी उनको सजा दी जाए। और उसके बाद वो कहता है कि मीडिया कंपेन्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, ताकि फैसिलिटेट किया जाए, अंडरस्टैंडिंग दी जाए। और उसके बाद यानी कि क्या किया, मीडिया कंपेन्स किया जाए,
और उसके बाद जो ऑफेंडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी को जो है वो समझा जाए कि उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो किस तरह के होते हैं जो ये काम करते हैं। एंड इसके बाद जो कम्युनिटी है उसको अवेयरनेस दी जाए इस चीज़ के बारे में कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रही है चीज़ें। और फिर इसके अलावा वाइल सजेशन फॉर रिहेबिलिटेशन कपल्ड विद एजुकेशनल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो ये काम करने से विल मार्क अ प्रोग्रेसिव स्टेप टूवर्ड्स सेफ गार्डनिंग आवर यूथ। हम अपने यूथ को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से बचा सकते हैं। तो ये था जी आपका टुडे जो लेक्चर था ओपिनियंस का और आपके एडिटोरियल्स का। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि टाइम ना वेस्ट हो और क्वालिटी वाली चीज़ जो है हम आपको प्रोवाइड करें। सो हैव अ गुड डे जी, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।